रुकने से ऐसा लगता है कि जो लोग पहले आ गए उनके साथ अन्याय हो रहा है, या जो लोग समय से आ गए। ठीक है, तो पिछले सप्ताह मेरा मानना है कि सोमवार से शुक्रवार सभी लोगों ने पढ़ा, चाहे वो समूह में हो या व्यक्तिगत रूप से आपने पर्सनल रीडिंग किया हो। तो जैसे कि हमने बात किया था कि शनिवार और रविवार को हम लोग जो सोमवार से शुक्रवार तक जो मुद्दे अस्पष्ट हैं या आप कोई चीज चर्चा किए हैं, कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे, उसको वेरीफाई कराना चाहते हैं, उसको जांचवाना चाहते हैं, ये दो प्रकार के मुद्दों पर हम फोकस करेंगे। यदि कोई समय बचता है ये सब करने के बाद, तो जो भी पठन का जो मैंने पोर्शन था उसको फिर हम थोड़ा रिवाइज यदि करना है या ओवरव्यू करना है तो करेंगे। ऐसे प्रत्येक पुस्तक के लिए हम करेंगे। तो कैसे करें इसको? ग्रुप वाइज करें जैसे, या इंडिविजुअली पहले कुछ लोगों का है, या पहले जो समूह है ग्रुप्स है उनका पहले आ जाए, उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे जो चीजें हैं उसको कर सकते हैं। प्रशांत भाई ने शायद कोई एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था ग्रुप पे जिस पर मतलब उनका सुझाव था कि, या कोई ट्रेलो पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर की भी बात हुई थी, उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया उसको। तो सहस्त्रवाद एक परिचय जो संकलित पुस्तक है, पहले उसमें से उभरते हुए मुद्दों को पहले हम ले लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। कैसा करें? ग्रुप 1 से प्रारंभ करें। सवेरे प्रातः 6:30 से 7:30 वाला जो समूह है उनमें से जो चर्चा, उनमें से जो पॉइंट्स है उसको पहले ले लेंगे। मॉर्निंग ग्रुप से कोई भी एक व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है। मॉर्निंग ग्रुप से कोई है सवेरे 6:30 से 7:30 वाले ग्रुप में? पहले ग्रुप लेवल पे जो चर्चाएं हैं उसको कर लेंगे। कोई नहीं है मॉर्निंग ग्रुप से? हाँ भैया, मैं तो हूँ और रेणु दीदी भी हैं और भी कुछ लोग होंगे। प्रश्न हम लोग एक जगह पे वो ऐड करने का था प्रश्न, वहां पे है कि नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं पर ठीक है, वो सारी तो धीरे धीरे चीजें सेट होंगी। अभी जैसे जिसको याद है ग्रुप लेवल पर ही आवश्यक नहीं है। इसको ऐसा कर सकते हैं कि कुछ क्या है, मुझे तो लग रहा है कि यदि हम ग्रुप लेवल के क्वेश्चन ही लेंगे तो सभी लोगों के मुद्दे उसमें आएंगे कि नहीं पता नहीं। अब ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग वाले ग्रुप में जो लोग हैं एक एक व्यक्ति अपना जो अस्पष्ट मुद्दा है उसको कर लेंगे, फिर दोपहर वाले को ले लेंगे, फिर रात वाले को ले लेंगे। इस विधि से क्या है, सभी लोगों का कवर हो जाएगा, इंडिविजुअल व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। फिर चाहे वो आप कॉमन उससे ले लीजिए, बाद में पढ़ते समय आपको कुछ ध्यान में आ गया वो भी ठीक है ना? तो जैसे आप हो गए, रेणु दीदी हो गए, कोई भी है मॉर्निंग वाले, उससे यदि किसी का कुछ अस्पष्ट हो या कोई मुद्दा आप जांचवाना चाहते हैं तो उसको अब यहाँ ले सकते हैं। अभी कौन से पेज तक हम पढ़ लिए हैं पृष्ठ तक? 40 तक लगभग। 40 हाँ 44 चल रहा है मॉर्निंग। 44 मॉर्निंग में 44 चल रहा है। 109 पेज का मॉर्निंग ग्रुप में अध्याय 2 मानव स्वयं। ओके, सो मॉर्निंग ग्रुप में अध्याय 1 ओके, सो अप टू पेज 40 कुछ किसी ने कोई मार्क किया हो तो बताइए। सारी चीजें स्पष्ट है तो सबसे अच्छी बात। अस्तित्व नित्य वर्तमान है, इसकी समझ थोड़ी तो आई है, पर जरा ज्यादा स्पष्ट कर देंगे तो अच्छा लगेगा।
अस्तित्व नित्य वर्तमान है। बढ़िया है। और अंत तक इसको समझते रहना, ये भी मैं कह दूं, है ना। तो पहले जब हम सुनते हैं तो कुछ भास होता है, उसके बाद फिर हम सोचते हैं तो और कोई गहराई बनती है, और ऐसे जो है चीजें होती रहती है। अस्तित्व का मतलब जो है ना, वास्तविकता को अस्तित्व कह रहे हैं। अस्थि शब्द से है, तो उसमें होना निहित है। होने के स्वरूप में जो भी है उसको अस्तित्व कहा जा रहा है। नित्य, नित्य का मतलब हमेशा। हमेशा एक उर्दू शब्द है। हमेशा का मतलब क्या है? कि जिसका कोई शुरुआत भी नहीं था और जिसका कोई अंत भी नहीं, इसको हम, है ना, नित्य कहेंगे। नित्य वर्तमान। तो नित्य शब्द ये भी इंगित कर रहा है कि ऐसा कोई काल नहीं है जब अस्तित्व नहीं था। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज, जैसे अस्तित्व यहां से प्रारंभ हुआ, ऐसी कोई हमको समय, देश या काल नहीं मिलेगा। जो भी है वो पहले से था, अभी भी है ना। वर्तमान, तो अभी हम, जैसे भूत काल की चर्चा होती है, मानव जो अनुभव करता है उसमें भूतकाल, भविष्य और प्रेजेंट, वर्तमान, तीनों को हम अनुभव करते ही हैं। उसमें से यदि देखेंगे तो प्रत्येक क्षण एक वर्तमान है। उदाहरण के रूप में 5:30 पे चर्चा या ये कॉल प्रारंभ हुआ, अभी 8 या 9 मिनट हो रहे हैं, तो ये 9वां मिनट का अभी जो सेकंड है ये वर्तमान हो गया। और बोलते बोलते मैंने जब सेकंड बोला वो भूत में चले गया। तो भूत जो है ये स्मरण के रूप में मनुष्य में रहता है, तथा भविष्य स्मरण तथा वर्तमान के आधार पर आगे की संभावना को जो हम कल्पना करते हैं, इसका नाम है भविष्य। तो अस्तित्व में जो है वो है वर्तमान, वो प्रेजेंट है। वर्तमानता 2 शब्द से बना है, वर्तना। इसका मतलब अस्तित्व में कोई ना कोई परिवर्तन हो ही रहा है ना। वर्तने का मतलब है क्रियाशीलता। क्रिया है तो परिवर्तन है ही, क्योंकि एक ही वस्तु है जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है या कोई परिवर्तन होता ही नहीं, उसका नाम शून्य है, क्योंकि वो क्रिया शून्य है। और हमने परिचय शिविर और तथा इस पुस्तक में जो भी पढ़ा, हमने ये भी देखा है या सुना है अभी तक कि क्रिया का मूल रूप मध्यस्थ दर्शन के अनुसार परमाणु है, और परमाणु अनेक परमाणु अंशों से बना रहता है। प्रत्येक परमाणु अंश घूर्णन तथा वर्तुलात्मक गति में होता हुआ पाया जाता है। ये मिलके परमाणु है और ये हमेशा के लिए वर्तमान है। तो ऐसा कोई काल नहीं है, कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसमें परमाणु अंश नहीं थे, या परमाणु संरचना अस्तित्व में नहीं थी, या व्यापक वस्तु नहीं था। तो मूल में यदि देखेंगे तो ये वर्तमान के रूप में दिख रहा है ना। अस्तित्व नित्य वर्तमान। उसको फिर हम कई स्तरों पर भी देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में अभी के समय, इसी क्षण कोई ना कोई माँ के कोख में कोई बच्चा है, इस उसी क्षण, है ना, अनेकों माओं के कोख से बच्चा पैदा भी हो रहा है, उसी क्षण बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, उसी क्षण ऐसे शिविर भी चल रहे, उसी क्षण और भी कुछ हो रहा है, और उसी क्षण मृत्यु भी हो रही है। तो एट एनी इंस्टेंट, है ना, मनुष्य के पूरे धरती को देखेंगे, प्रत्येक क्षण में मानव की संपूर्ण जीवन यात्रा उस पूरे धरती पर कहीं ना कहीं हो रही है। हम जिस देश काल तथा स्थिति में हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन को अनुभव करते हैं। जैसे मैं मानता हूं मैं 45 वर्ष का हूं या हो जाऊंगा, अभी 44 का हूं, तो मेरे आगे मेरी पूरी जीवन पड़ी है। जो 25 वाला आदमी है, इसी क्षण, है ना, इसी दुनिया को वो अलग अनुभव कर रहा है कि आगे उसके पार और जन्म है। और मेरी बेटी है, कक्षा 1 में है अभी, तो उसका एक अलग अनुभव है। उसके पास वो कल्पना ही नहीं है कि मुझे पूरी जिंदगी जीना है, उसका वर्तमान में चलता है। तो जो हमने अस्तित्व के स्तर पर देखा, तात्विक रूप में अस्तित्व के स्तर पर देखा का मतलब तात्विक स्तर पर जो हमने देखा, उसको फिर हम व्यवहारिक स्तर पर भी ऐसे देख सकते हैं। उसी रूप में एक पौधे को भी देखेंगे, जैसे आपके घर में यदि आम का पौधा है और उसमें आम लगे हैं, तो कोई एक आम है जिसको खा रहा है, कोई एक आम की गुठली है जो अभी फेंका जा रहा है धरती पर। इसी क्षण या उसी क्षण कोई एक आम की गुठली, है ना,
धरती से उग रही है। तो ये जो संपूर्ण पिक्चर है ये हर समय है, इसका नाम है वर्तमान। ठीक है भाई साहब, इसमें और कुछ? ये दोनों बात अस्तित्व नित्य वर्तमान में है क्या? मतलब एक तो आपने कहा कि शुरू से, और मतलब इसका कोई शुरू और अंत नहीं है, एक तो वो नित्य वर्तमान हो गया, और एक में एक हो गया कि जिसमें डिफरेंट फेजेस हैं, हमेशा हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, वो भी नित्य वर्तमान की कैटेगरी में आएगा? जो भी है वो नित्य वर्तमान है। अस्तित्व का मतलब जो भी है वो नित्य वर्तमान है। पूरे अस्तित्व में देखें तो प्रत्येक चीज नित्य वर्तमान है। इसी क्षण एक आदमी को ज्ञान हो रहा है, इसी क्षण एक आदमी को कहीं ना कहीं अस्तित्व में पता चल रहा है कि ज्ञान होना शेष है। इसी क्षण एक आदमी ये बोल रहा है कि मुझे ज्ञान से कोई मतलब नहीं, तुम रखो अपने पास। एवरीथिंग इज प्रेजेंट एट एवरी इंस्टेंट, somewhere or the other। भैया ये एजम्पशन नहीं हो कि मान लिया कि मैंगो है, तो मैंगो की पूरी लाइफ साइकिल इस मोमेंट में ग्लोब अर्थ पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। वो एक एग्जाम्पल था स्पेसिफिकली मैंगो का, इस धरती पर नहीं, फिर हमको और अनेकों धरतियों को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि पेड़ पौधों का जो बड़ा होना है ये साइकिल, मतलब ये सीजनल है ना। तो ये ठीक है समझ गया। हाँ, तो ये हम आर्ग्यू, मतलब उसमें ये वाला मुद्दा आएगा कि यदि मई के महीने में मैं ये इस बात को कह रहा हूँ कि प्रत्येक क्षण में कहीं ना कहीं आम का पेड़ वैसे ही है, उसको चैलेंज इस आधार पर किया जा सकता है कि मई के महीने में गर्मी में यदि हम आम के गुठली को जमीन पे गाड़ेंगे तो हो सकता है वो ना उगे, उस कंडीशंस उसकी वैसी चाहिए। परंतु ठीक है, हमारे यहाँ नहीं होगा, कहीं और किसी कंट्री में हो रहा होगा इस मोमेंट में। वही इस धरती पर भी इसको देख ही सकते हैं। हाँ। वही मैं कह रहा हूँ ना, आज के दिन कोई आदमी मर रहा है, आज के दिन मतलब इस क्षण, तो इसी क्षण बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं, इसको पैदा भी हो रहा है। हाँ, हम डेटा के रूप में भी, डेटा तो आ गया, मुख्य मुद्दा है कि हम उसको चित्रित कर पाना कल्पना रूप में। इसी क्षण क्या क्या हो रहा है इस डेटा को इकट्ठा करेंगे, यू विल फाइंड एवरीथिंग इज हैपनिंग एट एवरी इंस्टेंट। एक आदमी ग्रेजुएट हो रहा है, एक आदमी फेल हो रहा है, एक की नौकरी लग रही है, एक की विवाह हो रही है, एक का मृत्यु हो रहा है ना, एक की शादी हो रही है, एक का बच्चा हो रहा है। तो वर्तमान की कल्पना, वर्तमान को चित्रित इस विधि से किया जा सकता है। उसके लिए कुछ एक दो उदाहरण दिए। मूल में देखेंगे, वर्तमान का जो तात्विक मूल का मतलब क्या है, अलग से कुछ नहीं है ना, उसी वास्तविकता के अलग अलग स्तरों को जब हम अध्ययन करते हैं तो अलग अलग रूप में उसको अनुभव करते हैं, या अलग अलग रूप में हमारे कल्पना में आता है। तो मूल में जो तात्विकता है, तात्विकता क्या है? एक व्यापक वस्तु है जिसको हम परिचय शिविर में सुने हैं, आगे और अध्ययन, मैं ये मान रहा हूं कि हम इसमें लाइन बाय लाइन चर्चा, डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे। आप लोग पढ़ते हैं, आपको हिंदी आती है या आप हिंदी सीख रहे हो, और एक बार पढ़ने से ये होगा नहीं। दर्शन कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है कि आप एक बार पढ़ लियो और पूरा हो जाएगा। आप रुक सकते हो, कभी भी रुक सकते हो, परंतु इसको अनेकों बार पढ़ना पड़ता है। दर्शन के ग्रेड के लिटरेचर को, दर्शन के ग्रेड के वस्तुओं को समझने के लिए, या जिन वस्तुओं के साथ एक दर्शन अपना ताल्लुक रखता है। तो व्यापक वस्तु एक तात्विक वस्तु है, तात्विक वस्तु के रूप में हमको परमाणु दिखता है। तो ये सत्ता में संपर्क प्रकृति मौलिक रूप में अस्तित्व में नित्य वर्तमान। नेवर एवर कोई जगह, स्थान या काल है जिसमें सत्ता में संपर्क प्रकृति नहीं रहा हो। ऐसा कोई देश मिल सकता है जहां क्रिया नहीं है, ऐसा कोई काल सिद्ध नहीं होता, और कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें व्यापक वस्तु नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैं अगर इस तरह से समझाऊं कहूं भैया, यानी कि मैं इस तरह से समझ रहा हूं जो आपने समझाया कि हमेशा से व्यापक था और व्यापक में प्रकृति थी, और वो हमेशा हमेशा ही नित्य वर्तमान है किसी ना किसी रूप में। जी ठीक है ना, एक ये,
तो व्यापकता है और व्यापक में संपृक्त प्रकृति है। हर समय जड़ भी है, चैतन्य भी है। हर समय जड़ चैतन्य में परिवर्तित हो रहा है, जिसको विकास क्रम की घटना के रूप में हम आगे भी अध्ययन करेंगे, विकास की घटना के रूप में हम आगे अध्ययन भी करेंगे। हर क्षण अस्तित्व का प्रत्येक नियम, प्रत्येक वास्तविकता उपस्थित है। इसका नाम है नित्य वर्तमान तथा क्रियाशील। ये बहुत ही एक बड़ा मुद्दा है, इतना इजी नहीं है, इसीलिए इसको हम कितनी भी बार कर सकते हैं, आगे पूरी जिंदगी भी हम करेंगे तो कोई बुरा नहीं, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें जैसे टाइम को लेकर एक स्टेटमेंट कर रहा है दर्शन। आधुनिक विज्ञान का समय या टाइम को लेकर जो चर्चा या जो मान्यता है अभी की, जो उसको अवधारणा बोलेंगे, वो भिन्न है ना। आधुनिक विज्ञान, बाकी फिर पारंपरिक विज्ञान वाले मुद्दों को यदि हम सोचेंगे तो मतलब पारंपरिक ज्ञान परंपरा तो सबका फिर अलग अलग है, उसमें घुसना फिर बहुत है ना। बौद्धों में अलग मान्यता है, वेदांतियों में अलग मान्यता है, सांख्य दर्शन में अलग मान्यता है, बहुत सारी चीजें हैं। मध्यस्थ दर्शन ये कह रहा है कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति हर समय था, है तथा ऐसे ही रहेगा। ये नित्य वर्तमान जो एक बढ़िया चार्ट दिखाता है ना परिचय शिविर में अंत में, जड़ चैतन्य, जड़ से परमाणु है ना, अणु, अनुरचना, पिंड, फिर प्राण अवस्था, जीव अवस्था, जीव के शरीर, ज्ञान अवस्था, मानव है ना, मानव में जागृति क्रम, जागृति, विकास क्रम, विकास, ये सारा दिखाते हैं। सब सभी ने देखा ही होगा, उसको समझा होगा, मतलब देखने का मतलब। ये नित्य वर्तमान, वो जो 5 सूत्र हैं वो हर समय है। इस पर हमको सोचना चाहिए, इसको मंथन करना चाहिए। अध्ययन का एक भाग है सुनना, है ना। सुनने का मतलब किसी आदमी से सुनते हैं या किसी पुस्तक से सुनते हैं, 2 विधि से सुनना बनता है। सुनने का मतलब शब्द के अर्थ को ग्रहण करना, ये सुनने का तात्पर्य है, ठीक। फिर दूसरा है जो सुना हुआ बात है उस पर सोचना, अपने मन बुद्धि को लगाना। किसी समय वो हमको स्वीकार हो जाता है, तब हम बोलेंगे कि हम इसको समझे या समझने में हम एक कदम आगे बढ़े। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये नित्य वर्तमान है। इसमें सारी बातें आ गई। ये जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट बुक जो हम पढ़ेंगे, अभी ये प्रिपरेशन मतलब वो फाइनल एडिटिंग स्टेजेस में है, इसको मैं पूरा कर दूंगा। मध्यस्थ दर्शन एक सिन्हावलोकन बोल के, तो एक ओवरव्यू बुक है, वही मुद्दे वही हैं। तो सहज ये वाला पेज ये आपके पास नहीं है, ये बुक अभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता, ये समाधानात्मक नहीं, बुक तो आप मिल ही जाएगा, ठीक है। ये पेज भेज दूंगा, ये समाधानात्मक भौतिक आत्मिक चित्र ही मिल जाएगा आपको पुस्तक, तो उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये बुक आपको मिल जाएगी, मे बी सप्ताह से 10 दिन के अंदर मैं प्रयत्न करूंगा, पूरी ही बुक भेज दूंगा। या जब हम पढ़ेंगे तब भेजता हूँ, है ना। इसके बाद इस पुस्तक, ये जो सहस्त्रताधिक परिचय है संकलित पुस्तक के बाद हम लोग जीवन निर्णायक परिचय बुक को पढ़ेंगे और श्रद्धेय नागराज जी के वीडियोस को देखेंगे, भले ही हमने पहले भी देखा हो। उसके बाद हम जीवन निर्णायक परिचय पुस्तक को करेंगे, फिर इसको करेंगे अध्ययन बिंदु। अध्ययन बिंदु शिविर नाम से आपने सुना होगा, ये अध्ययन बिंदु शिविर का रिटर्न फॉर्म है दर्शन 200, ये थोड़ा डबल है। अभी आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसका 2.5 गुना है साइज में ना, या 3 गुना भी हो सकता है, बट कुल मिलाकर वर्तमानता पे पूरा आएंगे। तो अस्तित्व नित्य वर्तमान, क्या वर्तमान है, ये सहस्तित्व के रूप में है, ये वर्तमान है ना। सत्ता में भीगा डूबा घिरा प्रत्येक परमाणु में श्रम गति परिणाम, ये तात्विक रूप में नित्य वर्तमान। इसको कहेंगे हम अस्तित्व धर्म, ठीक। अस्तित्व धर्म के साथ यदि हम देखेंगे तो उसके साथ अस्तित्व में स्वभाव तथा गुणों के आधार पर क्या हो रहा है, हर समय कोई ना कोई परमाणु अणु के रूप में घटित हो रहा है। अस्तित्व में कहीं ना कहीं अनेकों प्रकार के अणु घटित हो रहे हैं, विघटित भी हो रहे हैं। अणु रचना से ताप दाब ये सारे चीजें भी हो रही है, जल भी हो रहा है, प्राण कोशा हो रहा है, पेड़ पौधे बन रहे हैं, फिर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे बन रहे हैं,
इस धरती पर आप किसी भी समय एक यदि ऊपर से फोटो लेंगे तो वही दिखेगा, हर समय पौधा बड़ा हो रहा है, किसी उसी समय उसी क्षण में एक पौधा इतना हो गया, एक पौधा इतना हो गया। जैसे गेहूं है, उसी क्षण कहीं गेहूं बोया भी जा रहा है, कहीं गेहूं उग भी रहा है, कहीं कटाई भी हो रही है, कहीं उसकी सफाई भी हो रही है, कहीं उसको खा भी रहा है उसी क्षण ना। तो पेड़ पौधों से पशु पक्षी का बनना, मानव शरीर का बनना, ये पूरे अस्तित्व में हर क्षण कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है। और जीवावस्था के शरीर को चला रहा है, हर क्षण अस्तित्व में कहीं ना कहीं हो रहा है। जीवन मानव के शरीर को चला रहा है ज्ञानावस्था के रूप में, हर क्षण किसी न किसी जगह पे हो रहा है ना। मानव में भ्रम से जागृत होना, ये हर क्षण कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये जो पूरी पिक्चर है जिसको आप परिचय शिविर में सभी लोग, कोई नया नहीं है, दिस मस्ट बी द मोस्ट कॉमन फेमस पिक्चर है ना, जीवन विद्या शिविर सभी लोग किए हैं, तभी यहाँ पर हम लोग बैठे हैं जीवन विद्या परिचय शिविर में। किसी न किसी फॉर्म में इस चित्र को आपने देखा ही होगा। ये पूरी जो वस्तु है, पूरा अस्तित्व है, अस्तित्व में जो मूल नियम है, सारा नित्य वर्तमान। ठीक है, आगे बढ़े। जी, और बताइए। और कोई शब्द या वाक्य या कोई मुद्दा फर्स्ट वाले ग्रुप से? यदि ग्रुप वाइज नहीं चलना है, इंडिविजुअली चलना है तो इंडिविजुअली भी प्रारंभ कर सकते हैं। जिनको रखना अपना रख दीजिए। धीरे धीरे हम लोग भी अपना एक ये वार्ता करने का कोई एक विधि या संतुलन को प्राप्त करेंगे, है ना, चाहे ग्रुप वाइज चले या इंडिविजुअली चले। और कोई? हमको ये मानना पड़ेगा कि ये जो शनिवार रविवार के जो 2-2 घंटे हैं, ये सोचने का समय है ना, एक दूसरे के परस्परता में सुनने का समय। तो हम अपना सोम से लेकर शुक्रवार तक जो पढ़े उसको माने पचाने के लिए फिर हम शनिवार रवि को मिलेंगे, इस आशय से इसको रखा है। मुझे तो भैया अभी परमाणु ही नहीं समझ में आ रहा मतलब जैसे परमाणु का एक न्यूक्लियस हो गया, अंश हो गया, एक तो 121 परमाणु है टोटल जी, कुछ इस तरह से है ना। उसमें से 60 है वो भूखे हैं, 60 है वो अजीर्ण है। जी। अब तो जैसे परमाणु और अंश क्या हुए, अंश को कैसे डिफाइन किए हैं बाबा? व्हाट एक्चुअली इट मींस? नहीं, व्हाट अंश एक्चुअली इट मींस, वो परिभाषा के लिए पुनः परमाणु के परिभाषा में चले जाएंगे, कहेंगे कि अंश वो वस्तु है जिससे परमाणु बनी है। और यदि आप पूछेंगे परमाणु क्या है, तो परमाणु का परिभाषा है जो श्रम गति परिणाम के रूप में वर्तमान है। बोले क्या श्रम करता है, तो परमाणु अंश जो है एक दूसरे के साथ बने रहने की प्रवृत्ति के रूप में है। मध्यस्थ दर्शन सारे परमाणु अंशों को एक ही मानता है तथा अंशों के विभाजन को करता नहीं। हम आगे जाके सहस्त्राधिक विज्ञान बोल के एक पुस्तक को भी पढ़ेंगे। पुस्तक मतलब किसी एक वीडियो का लिपिबद्ध वो है ट्रांसक्रिप्ट। उसमें कोई व्यक्ति पूछते हैं श्रद्धेय बाबा जी से 1999 में कि ये 99 की है ना, तो लगभग 23 वर्ष हो रहा है उस बात को। आपकी आवाज में बीच में कहीं पे रुक जाती है। अच्छा, सभी के लिए ऐसा हो रहा है? मेरे साउंड में कोई प्रॉब्लम है क्या? कभी कभी आती है, वो रुक जाती है। जी भैया। अच्छा, अभी हमने नया इंटरनेट कनेक्शन लगवाया कल ही। अच्छा। अब नहीं तो ये अच्छा होना चाहिए, मतलब ये सभी लोगों के लिए रुक रहा है क्या आवाज बीच बीच में? हाँ,
जी भैया। वो फ्रीज हो जा रहा है। अच्छा 1 मिनट, तो मैं इसको अच्छा 1 मिनट। एक ही मिनट, दूसरे इसमें कनेक्ट करके देखता हूँ। ठीक है, अभी देखेंगे। अब ठीक है, साउंड अलग बैंड में कर दिया मैंने। हाँ भैया, अभी हाँ जी, क्लियर अभी आ ठीक रहा आ है। रहा है। ठीक है, फिर होता है तो बताइए, देखते हैं, पर बाकी हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ 2 ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। परसों तक एक था, कल ही नया दूसरा BSNL में आ गया, पहले प्राइवेट वाला था। तो बाकी फिर फोन वोन से ट्राई करेंगे, यदि बहुत दिक्कत होती है तो बताइएगा। नहीं नहीं, आप सब कुछ ठीक है, वो बीच में ना कहीं तो हाँ, हैंग टाइप का हो जा रहा है। नहीं ठीक भी है, नहीं ठीक ही है। नहीं तो कुल मिलाकर ये कह रहा था कि मध्य दर्शन परमाणु अंशों के विभाजन में जाता है, सारों अंशों को एक ही मानता है। उस समय जो क्वेश्चनर है वो श्रद्धेय नागराज जी से पूछते हैं, तो उन्होंने कहा हमको आवश्यकता महसूस नहीं हुई, इसीलिए हमने किया नहीं। कुल मिलाकर ये अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है, तो मानव के ज्ञान तथा तृप्ति के अर्थ में किया जा रहा है। आज भी मनुष्य जो परमाणु विस्फोट कर रहा है, या है ना, आज के दिन क्वांटम फिजिक्स में हम चले जाएंगे तो इतने प्रकार के पार्टिकल्स है ना, मीजॉन्स है, ग्लूऑन्स है, बहुत सारी है ना, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है ना, बोसॉन है, जो भी नामकरण दिया है उनके गुणों के आधार पर दिया है। और कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि कोई हमको ऐसा कोई पार्टिकल मिले जिससे सारी पार्टिकल्स मिली बनी है, कोई ऐसा कोई अंश मिले जिससे बाकी सारे अंश बने हैं। उसका नाम दिया है गॉड पार्टिकल। तो फाइनली मानवीय भाषा उसमें आ ही गया। कोई हिग्स बोसॉन भी 2 आदमी के नाम से बना है, एक हिग है और बोस जो है ये कलकत्ता के हो गए, बंगाल के। बोस से बोसॉन बन गया और हिग्स जो है पीटर से बना। हालांकि एक प्रपोजल और है जो कि ये लोग मान नहीं रहे हैं। जैसे न्यूटन लॉ में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, कैपिटल जी, उसको ये कांस्टेंट मानते हैं। अगर उसको हम वेरिएबल मान लें तो फिर हिग्स बोसॉन की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी, सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा प्रॉपर्ली। ये हो रहा है। नहीं बिल्कुल। तो इस पर एक बढ़िया एक तर्क देता हूं आपको। तो कुल मिलाकर आपने जो पूछा कि अंश क्या है, परमाणु समझ में नहीं आता है, तो दर्शन यहाँ बोलता है कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है जो व्यवस्था में पाई जाती है। और दर्शन ये तर्क देता है कि जो व्यवस्था में है उसी का अध्ययन किया जा सकता है ना। जो अव्यवस्था में है वो ना परिभाषित होता है, ना उसका कोई अध्ययन हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई निश्चित आचरण नहीं है। तो व्यवस्था की सबसे छोटी स्वरूप से नीचे यदि हम चले गए तो हमको अव्यवस्था ही मिलेगा। और फिर उसको पढ़ के यदि हम बोलेंगे कुछ भी व्यवस्था में नहीं है ना, मतलब वो एक गलत एक तो निष्कर्ष बनता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में, स्थूल रूप में भी ले सकते हैं। अब ये मेरे हाथ में ये पेन है ना, कहा ये पेन है ना, ये दिख रहा है आपको। तो ये जो पेन है ये मिनिमम स्वरूप है पेन का। पेन का मिनिमम स्वरूप क्या है कि इसकी कैप हो, इसका इतना हो है ना, और इसका एक पेन ये मैंने निब हो, और उसमें इंक और वो चले। इससे कम में पेन परिभाषित होता नहीं। हमको पता है कि पेन अनेकों कंपोनेंट से बना है, प्लास्टिक से बना है, इसका निब है, इसका रबर का एक गैस्केट है, फलानी चीजें हैं। परंतु यदि ये सबसे छोटी इकाई है जिसको मैं पहचान सकता हूं, इसको इससे छोटे के टुकड़े में करके यदि मैं पेन को समझने जाऊं तो एक समय तक तो समझ में आएगा कि इसके पार्ट से ये पेन है। फिर मैंने इसको पिघल दिया है ना, इस ऊपर के प्लास्टिक को, फिर अंदर की रिफिल को भी मैंने पिघल दिया। फिर मैं बोलता हूँ मुझे पेन समझ ही नहीं आ रहा है कि पेन कैसे बना है। मैं जिस जगह पर चले गया, जा सकता हूँ इसीलिए जा रहा हूँ है ना, मैं जिस जगह पर चले गया उस जगह से पेन परिभाषित हो ही नहीं पाएगा। सो वी बेसिकली जिसको हम विखंडन विधि कहते हैं, मैंने श्रद्धेय बाबा जी से 2007 में इन माय यंगर डेज है ना, अभी भी मैं वैसे दर्शन के क्रम में तो अपने आप को यंग ही पाता हूँ है ना। आयु अवश्य बड़ी है। मैं जब बाबा जी को मिले थे बाल सारे काले थे है ना, और वजन 4-5 किलो कम भी था।
तो और आयु इससे 14-15 साल कम थी, है ना, 28-29 साल के वर्ष की आयु में मिला हूं। तो इसको पूछते पूछते उन्होंने एक बहुत शानदार तर्क दिया जो मुझे याद है। उन्होंने कहा विखंडन हम कुछ पाने के लिए नहीं करते हैं। जो हम विखंडन करते हैं ना, किसी चीज को तोड़ते जाते हैं, हम किस दृष्टि से तोड़ रहे हैं? टू फाइंड समथिंग और टू शो दैट देयर इज नथिंग। फिर जो भी समथिंग को हम पाएंगे इन थियरी, है ना, कल्पना के रूप में, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, हमेशा ये हर समय ये संभावना है कि उससे भी छोटी कोई चीज हो सकती है। फिर दो ही चीज हमको रोकेगा, या तो हम उससे छोटा जा नहीं पा रहे हैं, हमारी ताकत कम पड़ गई। जैसे 50-80 वर्ष पहले फंडामेंटल पार्टिकल को पता करने की ताकत नहीं थी, अभी वो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक बना दिया है, अभी और उसको 2 साल बंद पड़ा था और उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी है, तो हमारी कैपेसिटी बन गई तो हम फिर करेंगे। फिर ये तर्क आएगा कि हो सकता है अभी की हमारी कैपेसिटी बहुत कम है, क्योंकि मनुष्य विज्ञान भी से देख ही लिया है कि आज जिसको हम संभव मानते हैं 50 साल बाद बिल्कुल अलग होता है। ये हिस्टोरिकली हमको इतना तो सीखने मिलता ही है। तो ये वाला तर्क आ ही सकता है कि जिस भी पार्टिकल को हम छोटा, सबसे छोटा माने, आगे जाके वो उससे छोटा होने की संभावना है। एक दूसरा, उस जो पार्टिकल या जो भी अंश, पार्टिकल का मतलब अंश को हम पहचान रहे, उसके किसी गुणों के आधार पर ही पहचान रहे। उसका कोई पोजीशन है, उसका कोई चार्ज है, कुछ तो उसका पहचान, जिससे हम बोलते हैं कि वो इससे अलग है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, कुछ भी, वो पूर्णतया स्थिर रूप में परिभाषित होता है कि नहीं, यहां पर आके तर्क रुक जाएगा। तो दर्शन क्या करता है, इस जगह तक जाता ही नहीं, क्योंकि दर्शन का प्रयोग विधि नहीं है, अध्ययन का ज्ञान विधि है, और ज्ञान में तर्क भी समाहित है। तो तर्क संगत विधि तथा ज्ञान विधि से क्या निकलता है कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है जिसको हम समझ सकते हैं। फिर पूरी कहानी परमाणु के बाद, जिसके पूर्व मैंने जो चित्र दिखाया, आप देखेंगे कि उसमें स्टार्टिंग पॉइंट है क्रिया बराबर श्रम गति परिणाम बराबर जड़ परमाणु। जड़ परमाणु से छोटे में कोई परिभाषा या कोई चर्चा नहीं है। ठीक है जी, जी जी। बढ़िया। और कोई? ये बढ़िया है, यही विधि है। दर्शन को यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो इस विधि से वार्ता करके एक दूसरे के प्रश्नों को सुनकर ही होगा। पढ़ के एक्सप्लेनेशन को सुन लेना एक प्रारंभिक क्रम है ना, और अभी पर्याप्त मटेरियल हो गया। हम आगे देखेंगे कि बाकी जो दर्शन के बुक्स हैं, बीच में जब लॉकडाउन हुआ था तो सभी लोग, बहुत सारे लोग, पूरे देश से 40-50 लोग एक एक लाइन जो दर्शनवाद शास्त्र के है उसका कुछ व्याख्या दी है। अच्छा भैया, फिर इस अंश में से कुछ अंश केंद्र में है और कुछ अंश है जो कि पेरिफेरल में घूम रहे हैं। हाँ। परमाणु के अंदर ना? हाँ जी, कुछ केंद्र में है, कुछ परिवेशों में घूम रहे हैं, कुछ परिवेशों में है। अंश जो केंद्र में है वो भी घूम रहा है, वो केंद्र के अंदर ही घूम रहे हैं। उसके अपने एक्सेस, उसके अपनी धुरी पर घूम रहा है। तो जो केंद्र में अंश है वो अपनी धुरी पर घूम रहा है, उसको घूर्णन गति कहा है। जी। जो परिवेश में है वो घूर्णन गति में भी है, परंतु उसकी जगह भी शिफ्ट हो रही है, इसीलिए उसकी एक्सियल मोशन एक दिख रहा है जिसको जी। परिवेश शिफ्ट होता है। और वो परिवेश भी शिफ्ट होता है, इसीलिए ये कहा है कि केंद्र के सभी ओर परमाणु अंश घूमता है, इसकी प्लेन भी शिफ्ट होती है। तो वो ऐसा भी अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, ऐसे ऐसे भी जा रहा है, और ये जो ऐसे ऐसे जा रहा है थोड़ी देर के बाद यहाँ से घूम जा रहा है, थोड़ी देर के बाद यहाँ से घूम जा रहा है, तो उसकी प्लेन भी शिफ्ट हो रही है। तो सेंटर में एक ही अंश है? कोई कोई परमाणु में, 2 अंश के परमाणु में सेंटर में एक ही होगा, उससे अधिक के परमाणु में अच्छा अच्छा, अनेक होंगे। मतलब जितने अंश पेरिफेरल में उतने अंश सेंटर में भी है? उतने, हाँ, दर्शन के अनुसार उतने या उससे अधिक हो सकते हैं सेंटर में? केवल ये सब जड़ परमाणु में। जी 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 जी। चैतन्य में एक ही है केंद्र में, उसका नाम दिया है आत्मा। अच्छा, जैसे अब गठन पूर्ण परमाणु हो गया एक, फिर गठन पूर्ण परमाणु में अब अंशों का आदान प्रदान नहीं होगा।
अब वो गठन पूर्ण परमाणु समय के साथ खुद ही जीवन परमाणु में कन्वर्ट हो, चैतन्य परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ बोलिए। जो गठन परमाणु, जो तृप्त परमाणु हुआ, जिसमें अंशों का लेन देन बंद हो गया, वही तृप्त परमाणु टाइम के साथ जीवन परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है, विकसित हो जाता है क्या? टाइम के साथ नहीं, उसी क्षण, अच्छा, जैसे ही तृप्त हुआ वैसे ही वो जीवंत हो गया। उसी मोमेंट उसमें एक नई चीज बन जाती है, जीवंतता। कितना शानदार चीज है देखिए। वास्तविकता के रूप में तो है ही, एक कल्पना के रूप में भी शानदार कल्पना है, और वास्तविकता के रूप में देखेंगे तो आदमी बेहोश हो जाएगा। मैं पहली बार जब किसी को पूछा, क्या मैं जिस समय परिचय शिविर अटेंड किया वो इंग्लिश में हुआ करता था, थोड़ा सा मैंने हुआ करता था, मतलब मैंने इंग्लिश शिविर अटेंड की, और थोड़े शहरी लोगों के लिए डिजाइन था वो। शहरी लोगों को लगता हमको साइंस आता ही आता, थोड़ा सा सैनिटाइज शिविर था, थोड़ा सा स्वच्छ था, है ना, उसमें इस टाइप के बड़े मुद्दे नहीं बताए गए। मैं किसी को पूछा एक वर्ष बाद कि क्या होता है जीवन, वो जब बोला मुझे ऐसा लगा मेरे पैर के नीचे से धरती खिसक गई। परमाणु में परिवर्तन होते होते किसी एक क्षण में, किसी एक मोमेंट में उसकी ऐसे एक गठन हो जाती है, गठन का स्वरूप, जिसमें केंद्र में 1 और परिवेशों में 60 अंश हो जाते हैं। उसी क्षण, उसी मोमेंट में हाँ, वही जो भी उसमें आदान प्रदान की वो थी, मैंने प्रवृत्ति थी, वो तृप्त हो जाती है। क्योंकि उसके पहले जो भी वो आदान प्रदान कर रहा है उस तृप्ति के अर्थ में ही कर रहा है। यदि हम उसको अभी के भाषा देने जाएंगे, सो वी विल कॉल इट अ स्टेबल एनर्जी स्टेट। उसके पहले उसकी एनर्जी स्टेट अनस्टेबल है इन टाइम, है ना। यदि टाइम को हम इन्फिनाइट माने तो कभी ना कभी वो परिवर्तित होगा। अब ये इन्फिनाइट टाइम के लिए स्टेबल स्टेट में आ गया। जो भी पहले का हलचल था वो तृप्त हो गया। जैसे ऐसा खाना खा लिया कि इसके बाद में भूख ही नहीं लगे। भैया एक बार जरा मैं ये कर लूं, जैसे मान लीजिए कि पहले जो परमाणु हुआ, जड़ परमाणु, उसमें अंश की संख्या केंद्र में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जो साइड में घूम रहे हैं अंश से उनसे। उसके बाद अंशों का आदान प्रदान होता है भूखे परमाणु और अजीर्ण परमाणु के बीच में, या जैसे भी हो, और उसमें से कोई एक जब तृप्त परमाणु बनता है, तृप्त परमाणु बनने का मतलब हुआ कि अंशों का आदान प्रदान खत्म हो गया। उस समय उसके सेंटर में तो बहुत सारे अंश होंगे और पेरिफेरी पे भी बहुत सारे अंश होंगे, लेकिन जैसे ही वो तृप्त परमाणु बनेगा, सेंटर में एक ही अंश रह जाएगा और बाकी सारे अंश पेरिफेरी में आ जाएंगे। बाकी सारे नहीं, वही वो जो भी उस घटना के पूर्व रूप को यदि हम कल्पना करें तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र में 5 थे फिर 2 हुए, फिर 2 में से 1 ऐसा आया। वो ना, उसकी पूर्व रूप कोई भी हो सकता। किसी एक क्षण इस कॉम्बिनेशन से एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा एटम बनता है जिसमें केंद्र में 1, है ना, प्रथम परिवेश में 2, द्वितीय परिवेश में 4, तृतीय परिवेश में 8 तथा मैंने 16 और चतुर्थ परिवेश में 32 बन जाते हैं। ठीक है। एक स्ट्रक्चरली जैसे ही वो हो जाता है, अभी इसमें अन्यों से जुड़ने का, समूह के बंधन से मुक्त हो जाता है उसी क्षण। अभी उसमें ऐसी एक इंटरनल एनर्जी स्टेट हो जाती है कि इसको और किसी अंश के साथ, अभी और किसी परमाणु के साथ जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं बनती। इसीलिए इसको नाम दिया है भार बंधन से मुक्ति तथा अणुबंधन से मुक्ति। तो इसका मतलब जीवन परमाणु को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो बनता रहेगा, और एक बार बन गया तो वो हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। झंझट यही है, एक बार बन गया तो हमेशा रहेगा, है ना, और बनता रहेगा। किसी एक धरती पर भी वो अनकाउंटेबल है ना। देयर इज नो, बिकॉज अभी जितने जीवित मनुष्य है, जीवित जानवर हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, उसको मान लेते हैं, काउंट किया जा सकता है स्टेटिस्टिकली। ह्यूमन पॉपुलेशन तो काउंटेबल है ही, बाकी मान लेते हैं चिड़िया विड़िया और, है ना, भालू वालू बहुत ज्यादा बचे नहीं तो काउंटेबल होंगे मोटा मोटी। बट अशारीरिक रूप में जितने जीवन है उनको काउंट करना संभव नहीं है। सो यू कैन नॉट एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ जीवन ऑन अ प्लेनेट, है ना। देखिए, मुझे पदार्थ जड़ समझ में आता है, व्यापक समझ में आता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे बस ये देखना है कि बाबा जी ने जो इंटरफेसिंग की है इन दोनों की। वही तो, इसीलिए यह 2.5 वर्ष का शिविर है।
कि धीरे धीरे समझते जाएंगे। और उसके बाद मतलब जितने भी वर्ष का आपको अध्ययन करना, मेरे अनुसार तो 12 वर्ष, नागराज जी के अनुसार 6 महीने, है ना। नहीं नहीं, ये चीज मुझे समझ में आ जाएगी ना, तो फिर मैं बाकी सब मेरा क्लियर है, उसमें कहीं कोई झंझट नहीं। ठीक है ना। तो भैया हाँ, ये यानी कि एक सूचना के रूप में तो आ ही रहा है जो दर्शन की भाषा में बात करें तो, पर ये जीवन में भी साथ में आता जाए, ऐसी भी टिप्स अगर आप देते रहे तो अच्छा है। यानी कि हमेशा अवेयरनेस रखना है, अपने में देखते रहना, क्योंकि ये सब चीजें से रोमांचित होते हैं, सब कुछ अच्छा है और समझ में भी आता है, पर वो जीने में नहीं इतना जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है। उसके वास्ते कोई आपका अनुभव या आपकी जो टिप्स हो तो बताइएगा कि ये जितना जितना करते जा रहे हैं वो सब देखते जाएं अपने में। हमेशा अवेयरनेस के अलावा क्या कुछ कर सकते हैं, और हमेशा अवेयरनेस बनी रहे इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हमेशा अवेयरनेस बनी रहने के लिए जो दर्शन में जो अभी टिप्स, मतलब मेरा यदि पूरा हो गया तो मैं आपको मार दूं, है ना। जैसे नागराज जी, श्रद्धेय बाबा जी ये भी लिखते हैं, डायरी में भी लिखे हैं और मानव व्यवहार दर्शन में लिखे हैं कि भाई मार्ग तो वही बताएगा जो मार्ग को पार कर दिया है ना, जो स्वयं ही मार्ग पर है। मैं आपके लिए कैसा एक सीमा से अधिक मार्गदर्शन देने में असमर्थ हूँ, ठीक। परंतु दर्शन का जो अभी तक जो अध्ययन किया है और जो भी वार्ता हुई है बाबा जी से और जो भी पढ़ने में और शोध में आया है, उसमें इसके लिए बताया है अभ्यास, प्रैक्टिस, है ना। हम किसी क्रिकेट का गेम खेलने जाते हैं, है ना, 4 आदमी खेल रहा है, हम देख लेते हैं, ये यहाँ से गेंद मारता है, इसने फेंकता है, इसका नाम 4 है, इसका नाम 6 है, इसका नाम हिट विकेट है, इसका नाम आउट है, रूल्स हमको पता चल गया। बट दैट डजंट मेक यू अ क्रिकेट प्लेयर। जैसे हम क्रिकेट ग्राउंड से हट जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम चाय पीते हैं, फिर हम चेस खेलते हैं, फिर हम और कुछ कहते हैं, खाना खाते हैं, भूल जाते हैं। तो कैसे क्रिकेट के बारे में कैसे फिर ये करेंगे ना। तो इसका यही विधि है कि देखकर समझने का मतलब क्या है, उसके कुछ जो अरेंजमेंट है, उसके कुछ जो मूल मुद्दे हैं, ये हमको समझ में आ गए, जिसको हम नियम बोलेंगे, ठीक। परंतु वो याद नहीं रहता है, बाद में हम भूल जाते हैं, उसी क्रिकेट ग्राउंड से दूर चले जाते हैं। एक दूसरा आदमी होता है पूरे दिन क्रिकेट के बारे में सोचता है, क्यों? क्योंकि उसके लिए वो प्राथमिकता में हो गया। तो सर्वप्रथम मुद्दा है हमारे लिए, दर्शन में जो वास्तविकताओं को इंगित किया गया है वो हमारे लिए कितना प्राथमिक है, इसका हम शोध करें और इसको हम ईमानदारी से करें। ये दबावपूर्वक तो होगा नहीं। ज्ञान संपन्न होना किसी के बोलने से, किसी के उचकाने से, किसी को धक्का देने से तो नहीं होगा। जैसे हम लोग बैठे, जबरदस्ती मुझे कोई बिठा लिया, आपको कोई बिठा ले, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्लास चलती रहेगी, है ना। तो हमारी इच्छा को हम समझें, है ना, निरीक्षण करें। तो करते हुए इसको फिर 3 अभ्यास दिया है। एक को नाम दिया है शास्त्र अभ्यास। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, वो क्रिकेट का प्रैक्टिस। एक वो हम क्रिकेट इज अ गुड एग्जांपल एक्चुअली। क्रिकेट का नियम बहुत सिंपल है, 5 नियम है पूरे गेम का। उसको मास्टर करने में एक आदमी 10 साल लगाता है, एक आदमी 12 वर्ष लगा। क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, गेंद को फेंकते रहता है। तो शास्त्र अभ्यास का मतलब गेंद को फेंकते रहना। इट अज्यूम्स, शास्त्र अभ्यास ये अज्यूम करता है कि आप खेलना चाहते हो, है ना। When you go to cricket net practice, it is presumed that you want to play cricket, and the best possibility is for the sake of playing cricket. आप क्रिकेट मतलब उसको समझने के लिए करते हो, आपको इससे पैसा कमाना है, आपको इससे नाम कमाना है ना। 4 आदमी आपको देखेगा, पिताजी ने बोल दिया, माँ ने धक्का देकर भेज दिया, उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, आएंगे कुछ परिणाम, बट वो अपनी विधि से होंगे। परंतु फॉर द लव ऑफ द गेम, वस्तु के आवश्यकता के लिए यदि मैं करता हूं, तो शास्त्र अभ्यास का मतलब है बारंबार उसको करना, रेगुलरिटी। कोई भी दर्शन परंपरा में हम जाते हैं तो मुझे जो समझ में आता है कि रेगुलरिटी। किसी एक समय में हमको लगेगा कि पुस्तक पीछे छूट गया, अब मुझे पुस्तक की आवश्यकता नहीं, तब हम मान सकते हैं कि शास्त्र अभ्यास की आवश्यकता मेरी पूरी हो गई। तो चाहे वो दिन में 8 घंटा आप पढ़े, 2 घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, आपकी ग्रहणशीलता के अनुसार है, आपकी आवश्यकता के अनुसार। एक है शास्त्र अभ्यास, ठीक। इसको नाम दिया है श्रवण, श्रवण पूरा होना। ये एक स्टेज है दर्शन में। ये जब करेंगे और इसको हम और डिटेल में करेंगे, इस पर हम 30 घंटा बात करेंगे अध्ययन विधि पर,
बट अभी थोड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा, सारी दर्शन की परिभाषा शब्दावली हमारे मन पटल में आ जाए और इसको बार बार करेंगे ना। तो दूसरा है कि तो ये करते करते हमारे में कोई आंशिक परिवर्तन तो मिलेगा। जैसे जीवन विद्या परिचय शिविर करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को मजाक उड़ाते थे, हम मजाक उड़ाना हो सकता है कम कर दें, हम पैसे के पीछे भागते तो वो कम हो जाए, है ना, मृत्यु के बारे में डरते थे, हो सकता है किसी का वो डर, सबके अलग अलग। दर्शन पढ़ते पढ़ते फिर जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे स्मृति पटल में बने रहे, इसके लिए उसका रेगुलर अभ्यास। फिर उस पर हम माने जो भी समझते हैं ना वो सारा शास्त्र अध्ययन का ही भाग है, उसके और टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। फिर उसका दूसरा कड़ी है जिसको हम बोलेंगे व्यवहार में उसको आचरित करना। क्योंकि इसको पढ़ के हमने रेगुलरली पढ़ा है तो वो सारी चीजें हमारी अंदर घूमना शुरू कर देगी। सामने एक आदमी दिखेगा तो जीवन है, शरीर है, संबंध है, बाप का संबंध है, रूप है, गुण है, स्वभाव, ये सब हमारे सामने आके खड़ा होना शुरू हो जाएगा प्राथमिकता के अनुसार। हमारी प्राथमिकता नहीं होगा। तो व्यवहारान्वयन, हमारे थियरी का व्यवहारान्वयन हम फिर इस विधि से प्रतिदिन करते हैं। वो व्यवहार में भी करेंगे, कार्य में भी करेंगे। इसका नाम दिया है व्यवहार अभ्यास। तो शास्त्र अभ्यास और व्यवहार अभ्यास शुरुआती क्रम में ये दो अभ्यास करते हैं। जितना जितना शास्त्र अभ्यास से हमारी श्रवण या मैंने स्वीकृति स्पष्ट होगी उतना उतना उसको हम व्यवहार में लाने के लिए तत्पर होते हैं। नहीं होते हैं तो लोग बता देते, पत्नी बता देगी, साथ के मित्र बता देंगे, जो शिविर में बाकी आदमी बैठा वो बता देगा आपको, मुझे भी पता था आपको भी बताएगा, है ना। तुम तो अभी क्रोध मोह लोभ के बारे में बात करते थे, ये आदमी तुमको कुछ पूछा, तुमको गुस्सा आ गया तो आदमी छोड़ेगा नहीं। तो इस विधि से भाई साहब अभ्यास, शास्त्र अभ्यास और भाषा के रूप में शास्त्र अभ्यास व्यवहार का रिपीटेड प्रैक्टिस, उसमें रिपीटेड शोध, ये वस्तु हमारे लिए कितना आवश्यक है, उसके फिर बहुत सारे पहलू खुलेंगे, उसकी पूरी कनेक्टिविटी हमको स्पष्ट होगी, है ना। और इसी विधि से भैया प्रश्न 42 में एक थोड़ा सा क्वेरी थी। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ में। हाँ ये 42, हाँ जी बोलिए जी। इसमें एक लिखा है, यह समानता हर स्तर में समन्वय होने पर्यंत लक्ष्यहीन होने का विरोधाभास प्रतीत होती है। इसमें एक वर्ड था सेकंड लाइन है, जबकि विरोध का विजय ही जागृति का साक्षी है। इसके और पहले लाइन थी, तब विरोध का विरोध और विरोध के दमनकारी कार्यकलापों में प्रवृत्त होता है। तो उसके आगे जो एक लाइन है, जबकि विरोध का विजय ही जागृति का साक्षी है। विरोध का विजय समझ नहीं आया। ठीक है। विरोध का विजय का मतलब है विरोध से अप्रभावित रहना तथा विरोध को ठीक करने के लिए हमारे अंदर सक्षमता आ जाना, ये विरोध का विजय है ना। तो विरोध सर्वप्रथम क्या है, कोई हमसे विरोध करता है, कुछ भी विरोध हो सकता है ना, प्रतिदिन छोटा मोटा भी झगड़ा होता है, कोई हमारी बात नहीं सुनता, हम बोलते हैं पानी डालो, मैं क्यों डालूं, तो हम प्रभावित हो जाते हैं। उसने विरोध किया, क्या विरोध किया, मेरी जो कोई कार्य के प्रति जो इच्छा या अपेक्षा थी उसको उसने काटा, तो मैं प्रभावित होता हूँ। तो सर्वप्रथम मुद्दा है अप्रभावित होना, है ना, ऐसा समझ या स्थिति हमारे अंदर होना। दूसरा है उसको ठीक करने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य होना। इसका मतलब जो उन्होंने विरोध किया उससे बड़ी लाइन मेरे सामने है आचरण के रूप में। अभी जो विरोध होता है वो क्यों टिट फॉर टैट लाइन है, आपने किया, आप कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको काटूंगा, आपको नीचे दिखाऊंगा, है ना। या मेरे जो अंदर प्रभाव हुआ, मेरा प्रयत्न रहता है कि फिर मैं वो उसको आपके ऊपर डाल दूं। ये विरोध का विरोध है। विरोध का दमन हम सभी लोग जानते ही हैं, अभी पेपरों में आता ही है ना, जो भी मतलब एक ब्रॉड स्टेटमेंट, पेपर का स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, पब्लिक फोरम है ये, पेपरों में जो लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस का आज का एडिटोरियल में आया ना, कि जो भी सरकार केंद्र में होती है वो अपने विरोधी पक्ष के जितने भी लोग हैं उनको ये शासकीय तंत्रों द्वारा दमन करने का प्रयत्न करता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है भारत, ठीक। अभी हो ही रहा है, कल भी कुछ होगा, आज भी कुछ होगा, ये विरोध का दमन। विरोध का विरोध, आपने तलवार उठाया, मैं बंदूक रख लिया, आपने बंदूक उठाया, मैं बोफोर्स गन लेकर आता हूँ।
ये कुल मिलाकर यदि पुस्तक को देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है भौतिकवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद। एवरी पैराग्राफ इन दिस बुक है ना, किसी एक पुस्तक से ली गई है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के स्थान पर समाधानात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में प्रकृति के अध्ययन से ये मानव को प्रतीत होता है, गलत आभास हो गया कि खींचातानी से चीजें चल रही, क्योंकि दिख रहा है जो दृश्य वो उतना ही दिख रहा, मतलब उसे जो अर्थ है वैसे ही बन पा रहा है ना। उससे जो बड़ी लेयर है वो हमको नहीं समझ में आ रही। जैसे एनीवेज इसमें और एग्जांपल ले लेंगे, आप बताइए पहले, नहीं तो कहीं भैया इसी वाक्य में जो शुरू क्या है, यह समानता हर स्तर में समन्वय होने पर्यंत लक्ष्य विहीन होने के कारण विरोधाभासी प्रतीत होती है, ये समझाओ ना जरा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं फिर। पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था बिना निर्भ्रम के विकसित हुई, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था के निर्भ्रम होने के क्रम में ही मानव अपने को भ्रमित पाता है। इसका संपूर्ण कारण शरीर को जीवन समझना ही है। अक्षय बल एवं अक्षय शक्ति संपन्न होने के कारण प्रत्येक मानव जीवन क्षमता की स्थिति में समान है। यह समानता हर स्तर में समन्वय होने पर्यंत लक्ष्य विहीन होने के कारण विरोधाभासी प्रतीत होती है। तब विरोध का विरोध, ठीक है, मतलब ये जो उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस है, ऐसा है। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि मानव में जो समानता है, देखिए जीवन का होना एक बहुत, या जीवन के रूप में इसको प्रतिपादित करना मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अनुसंधान है, क्योंकि दो मानवों में समानता का एक ध्रुव मिला, हमको एक बिंदु मिला, नहीं तो मिलता नहीं। या तो हमको शरीर को समान मानता पड़ता है, उसके बाद बोलते हैं हर मानव का शरीर समान है, फिर असमान भी है। नहीं तो आत्मा है, हर एक का आत्मा एक है, उसके बाद वो कहीं है ना किसी बड़े एक वस्तु में विलय हो जाता है, जो भी है ना, अलग अलग परंपराओं में नहीं जाना चाह रहा हूं। कुल मिलाकर जीवन होने से हमको समझ में आता है कि अक्षय बल अक्षय शक्ति के आधार पर जीवन में समानता है, परंतु ये समानता हर स्तर में समन्वय होने पर्यंत, ये समानता क्षमता के रूप में है, परंतु एक मानव का व्यवहार दूसरे मानव के व्यवहार में अंतर है। एक मानव की जो संस्कार है, पूर्व संस्कार, दूसरे मानव के पूर्व संस्कार में बहुत अंतर है। एक ही मानव में यदि देखेंगे तो किसी का व्यवहार ठीक है तो उसका विचार ठीक नहीं है, किसी की बोली भाषा ठीक है तो सोच विचार ठीक नहीं है, जैसा सोचता है वैसा बोलता नहीं। तो सारे मानवों के बीच तथा एक सिंगल मानव में देखेंगे तो इसको जो जीने का जो स्प्रेड है उसको दिया है 4 आयाम और 5 स्तर में, 5 परिप्रेक्ष्य में। 4 आयाम क्या है? मनुष्य के जीने के विचार, व्यवहार, व्यवसाय और अनुभव। इसको हम आगे अध्ययन करते रहेंगे। व्यक्ति के रूप में ये हमारा परिभाषा है ना। एक व्यक्ति को देंगे तो हमको ये चारों आयाम उसमें मिलेंगे, तथा उसकी जीने की जो परिस्थितियां हैं, जो परिप्रेक्ष्य व्यक्ति के रूप में जीता है, फिर ये विचार व्यवहार पूर्वक ही परिवार में भी व्यक्त होता है। ऐसे परिवार मिलके, समाज मिलके, तो अनेकों मानवों के बीच जब ये चारों आयामों में समानता जब तक नहीं होती है, समन्वयता का मतलब क्या? हार्मनी, संगीतमयता, एक सूत्रता जब तक नहीं होती है, या नहीं होने के कारण, और वो कारण को बताया है इधर, लक्ष्य विहीनता के कारण ये हो रहा है, इसीलिए विरोधाभासी प्रतीत होता है। अभी देखिए ये राष्ट्रों के स्तर पर बड़े आसानी से हम देख सकते हैं। भारत का जो उद्देश्य है और चीन का जो उद्देश्य है, इसमें भेद है। ब्रॉडली यदि भारत के उद्देश्यों को देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं कि जितने स्टेट्स अभी हैं उनको अंदर होना था, नहीं होना था, इस पर लेकर आने को मत हो सकते हैं मतलब उस चर्चा को हम कर सकते हैं, बट कभी चाय कॉफी पे करेंगे, इस पर नहीं, है ना। पर जितनी भू क्षेत्र भारत की बन गई, उससे अधिक का वो अभी कल्पना नहीं करता है, बारिंग द प्लेस कॉल्ड कश्मीर, राइट, जिसको हमारे मैप में अंदर ही माना गया है। This is other countries, चाइना फॉर एग्जाम्पल, तो अभी उसका पेट भरा है, इसका कोई प्रमाण मिल नहीं रहा है। तो दोनों में जो लक्ष्य है ये विरोधाभास है, तो विरोध का दमन हो ही रहा है। नाक में दम करके रखा है चाइना, वो मानते हैं हमने उनके लिए नाक में दम करके रखा है ना। तो ये लक्ष्य भिन्न भिन्न होने से हो ही रहा है।
दो भाइयों के बीच में भी होता है, एक ही घर है, दोनों को उसमें हिस्सा चाहिए। एक को लगता है मैंने पिताजी का ध्यान दिया, तुमने पिताजी का ध्यान नहीं दिया, तो मुझे 60% दो। दोनों पहुंच जाते हैं विरोध। तो लक्ष्य भिन्न होने के कारण होता है। दोनों में अक्षय बल अक्षय शक्ति है, इसीलिए केस लड़ने में उसका उपयोग होता है, अक्षय बल अक्षय शक्ति। भैया इसको ऐसे ले सकते हैं, भैया ऐसे ले सकते हैं इसको कि हर मानव में लक्ष्य अगर आ जाएगा तो ये फिर समानता आ जाएगी और विरोधाभास प्रतीत नहीं होगा। अभी लक्ष्य विहीन है, इसलिए ये सब हो रहा है। हाँ, लक्ष्य भी एक होना, लक्ष्य होने से हम सब लोग जूम कॉल पे मिलेंगे, एक शुरुआत होगी, ठीक है ना, जूम कॉल पे कहीं पर भी, है ना। उसके बाद हमारी समझ उस लक्ष्य के अनुरूप, लक्ष्य क्या है कि हमारे में ये समन्वयता आ जाए, हमारा समन्वयता हो जाए। जितने मतलब पक्ष में हमारा समन्वयता होगा, उतने पक्ष में हम आपके बीच में विरोध नहीं रहेगा। जैसे अभी एक पक्ष में हम आप समन्वय है, क्या समन्वयता है, इसके लिए मैं पैसा मांगूंगा नहीं, आप देंगे नहीं, सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, कोई गारंटी नहीं। दूसरा समन्वय था कि मैं आपको ज्ञानी बना दूंगा, आपको कुछ मिल जाएगा 2.5 साल में, आप खुशहाली पूर्वक खुश रहे। इतना बेसिक समन्वयता हमारे में है। तीसरा समन्वयता क्या, आप मेरे बीच, हम एक दूसरे के प्रति सम्मान पूर्वक सम्मानजनक विधि से प्रस्तुत होंगे। ये सब अनस्टेटेड हमारी अपेक्षाएं हैं। जब तक गाड़ी ऐसे चलेगी, हमारी चर्चा में कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं आपके पीछे नहीं पड़ूंगा, आप कृपया समझो पिछले सैटरडे क्यों नहीं आए, ये भी नहीं होना है, ठीक है ना। तो जितने अंश में या जितने अनुपात में हमारी या जितने आयामों में हमारी समन्वयता है उस लक्ष्य के अनुरूप, उतने में विरोध नहीं है। जैसे ही लक्ष्य भिन्न होता है उसमें विरोध होगा। भैया उस पॉइंट पे एक क्वेश्चन पूछना था, क्या वैसे सिचुएशन में न्याय हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? न्याय जैसे दर्शन में लिखा है वैसे तो नहीं हो सकता है ना। न्याय का शुरुआती क्रम है जीने देना जीना। न्याय भी स्टेजेस में होता है ना। जैसे न्याय एक घटना है दो मानवों के बीच, जो समझदार मानवों के बीच समझदारी पूर्वक जो व्यवहार पहचान में आता है। समझदारी पूर्वक का मतलब समान दृष्टि पूर्वक और सार्वभौमिक लक्ष्य की पूर्ति हो पाती है, तब उसको न्याय कहा जाएगा। उसको लिए दोनों साइड चाहिए, है ना। एक साइड है दूसरा साइड नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूज होना है, दोनों साइड चाहिए इन द राइट अनुपात एंड ऑल दैट, राइट। उसके पहले क्या करें, तो दर्शन एक सिंपल चीज है जो अभी रखूंगा, जो आगे भी हमको काम आएगा। दर्शन की प्रत्येक वस्तु का भास भी होगा, आभास भी होगा, प्रतीति भी होगा, अनुभूति भी होगी। तो न्याय हमको भास होता है, अभी भी भास होता है ना। हमने किसी को 50 रुपए दिए और कुछ सामान के लिए दिया, वो 45 का सामान देता, बाकी 5 रुपए हड़प लेता है या खोटा सामान देता है, तो हमको खराब लगता है, यह अन्याय हुआ। तो यह अन्याय हुआ। हमने 50 दिए और वो जो बोला और हमारी जो अपेक्षा थी वो मैच हो गया, तो न्याय हो गया। इसमें कोई मध्य दर्शन नहीं लगा, कोई ज्ञान नहीं लगा, ये क्या हुआ, न्याय भास हुआ, ठीक। अभी अन्याय हो रहा है ना। वो आपसे पैसा छीनना चाहता है, छीन लिया, इसके बाद मैं क्या करूं, इसको झेलना। तो सर्वप्रथम न्याय का फर्स्ट जो पार्ट है वो है किसी दूसरे को तंग किए बिना रह पाना, जिसको जीने देना जीना बोलते हैं। ये दयापूर्ण व्यवहार कहलाता है ना। हम सामाजिक नियम, एक नियम को समझेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे इस क्रम में। स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो दयापूर्ण व्यवहार में सर्वप्रथम जो घाट है, जो स्थली है, वो है दूसरों को जीने देना। क्या मतलब हुआ इसका, जो जागृति के जिस स्तर पर है उसको वहां रहने देना, उसको अंगुली न्यास करना, उसको खोड़ना नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना, तंग नहीं करना। सेकेंड स्टेज क्या हो सकता है, उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, मैं क्या करूं, जहां तक हो सके कि हमारा जान माल का रक्षा, हमारे मन के रक्षा को बना के रखने के लिए हम झेलें, है ना। तो जैसे चाइना इंडिया का जो वो है, यदि हमको पता है कि यदि हम वहां नहीं रोकेंगे तो ये अंदर आएंगे और बोलने के बाद भी नहीं रुकेंगे और हमारे जीने की विधि पर हस्तक्षेप करके हो सकता है कि हम
जो ये भौतिक जो स्वतंत्रता है हमारी, जैसे भारत की स्वतंत्रता ये सीमा की स्वतंत्रता बनी कि इतने सीमा में हम स्वतंत्र रूप में घूम सकते हैं, यही फ्रीडम का मतलब था ना। आजादी का अमृत महोत्सव अभी इस वर्ष दे आर सेलिब्रेटिंग इट एवरीवेयर, राइट, और एटलीस्ट मार्केटिंग इट। ये सीमा की स्वतंत्रता हुई, यू आर फ्री टू मूव इन दिस स्पेस विदाउट डिस्टर्बेंस, है ना। ये मान्यता में आ गई, वर्ल्ड के विश्व मान्यता में। इसमें यदि उल्लंघन होता है चाइना के कारण, तो उसको जिस भी विधि से रोकना उसको रोकना पड़ेगा, वो झेलना कहलाएगा, दूसरा कोई विधि नहीं है। वही चीज व्यवहार में यदि हमारे साथ कोई करता है, यदि कोई हमारे तन पर हमला करता है या कल्पना करता है, तो रोकने के लिए हमको जो करना पड़ेगा, घर पे ताला लगाते हैं, है ना। यदि कोई हमारे धन पर हमला करने के लिए सोचता है और हमको पता है कि लोग हैं ऐसे, तो हम अपना कुछ पैसा जो भी है ना, वो पासवर्ड छुपा के रखते हैं। जैसे अभी हम 35 लोग हैं इस कॉल पे, ठीक, हमारे बीच में इतना विश्वास हो पाएगा कि हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड बैंक का डाल दें? चैट ग्रुप पे नहीं डालेंगे, आवश्यक भी नहीं है। जिसके लिए एन एग्जाम्पल आप मत डालिए, पर तो हम क्या करते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक। बैंक के लॉकर में कुछ रखते हैं, धन का, मन का सुरक्षा। कोई हमारे बच्चे पर हमला करता है, डांट रहा है, तो हम वहां से अपने बच्चे को उठा के तो झेलना। सो वी डोंट पार्टिसिपेट इन द प्रॉब्लम, वो दयापूर्ण व्यवहार से हो गया। बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम बीइंग क्रिएटेड, देन आई ट्राई टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को सुरक्षित करता, अपने अपने परिवार को, 3 आयाम में, तन मन और धन से। इसका नाम है परस्परता को झेलना। ये एक लंबा अभ्यास है, दूरी में तो आराम से हो जाता है। देखिए जैसे मैं आपके साथ जूम कॉल कर रहा हूँ, इट इज इजी, है ना। आप मेरे बीच, अनलेस वी मेक अ बिग मिस्टेक, कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। हमेशा इस कॉल में न्याय ही न्याय है। हम लोग मिलके बात करेंगे तो न्याय को सुनिश्चित करना और थोड़ा, है ना, और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। तो अन्याय को होने नहीं देना, अन्याय स्वयं से नहीं करना, हमारे ऊपर अन्याय होने नहीं देना, फिर हम न्याय कर पाना, तीसरा स्टेप। हम न्याय कर पा रहे हैं, सामने वाले को स्वीकार होना, चौथा स्टेप। 5वां स्टेप, वो भी न्याय कर पाना, उसमें जाके फिर न्याय के अनुभव है। ये न्याय के स्टेजेस है। जी, समझ में आया। लेकिन क्या बिना अनुभव के न्याय का होना संभव है, या फिर सिर्फ ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं? नहीं, वही तो, न्याय का होना संभव है, तो उस जो आप जिसको संभव बोल रहे हैं, उसका आशय क्या है, ये समझना पड़ेगा। अभी तो आपको कहा थियरेटिकल कंसेप्ट का तात्पर्य क्या है, हमको भाषा के रूप में कोई वस्तु स्वीकार हुई, इसको हम थियरेटिकल कंसेप्ट बोलेंगे, है ना। उसको हम जीने में देखते नहीं। फॉर एक उदाहरण के रूप में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ लेते हैं, सभी लोग पढ़े, है ना, एग्जाम पास किए, थियरी के रूप में पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, क्या हो गया, भाषा के रूप में उसका तर्क हमको स्पष्ट हो गया। उससे क्या आता है, बोलना आ जाता है। मेरे जैसे आप बोल पाएंगे ना, आप भी मध्य दर्शन के तर्क को समझ लेंगे, मेरे जैसा आप बोलेंगे। ये आदमी मतलब प्रोफेसर, है ना, प्रोफेस करते हैं हम उस तर्क को। एक दूसरा है कि वो जो हम बोले, जो हमारे पास भाषा और तर्क के रूप में है, वो हमारे व्यवहार में फिर आचरण के रूप में आना। तो ये जो तर्क के रूप में हमको स्पष्ट हुआ, ये वस्तु का भाषा सहित भास या आभास कहलाएगा दर्शन के परिभाषा के रूप में। व्यवहार करते समय तर्क नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में, हम न्याय के लिए सात संबंध, वो मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, ऐसे शब्दों को सुनते हैं, ठीक। जब आप अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हो और वो रो रहा है और आपकी बात नहीं मान रहा है, उस समय ये लॉजिकली हम कंप्यूट नहीं करते कि मैं ये बोलूंगा। उस समय हमारा भाव और वो लाइव रहता है ना। तो उस समय हम न्याय की जगह पर ही खड़े रहते हैं कि उस समय हमको न्याय करना है कि अन्याय करना है। हाँ, ये हर समय मैं कर पाऊंगा कि नहीं, हर व्यक्ति के साथ कर पाऊंगा कि नहीं, इसमें अंतर हो सकता है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन,
हर देश काल में न्याय कर पाना, न्याय ऐसी वस्तु है अनुभव के पहले मेरे अनुसार बोध की स्थिति में भी कर पाएंगे टेक्निकली, यदि आप मुझे पूछेंगे तो, है ना। उसकी निरंतरता प्रमाण के रूप में फिर अनुभव के बाद मिलेगा, बट उसके पहले उसका भास आभास प्रतीति रहेगा और उसके साथ हम उस समय कर पाएंगे। हाँ, हर व्यक्ति, हर देश, हर परिस्थिति में, हर काल में, वही बच्चा जब सवेरे रोता है और हमारे पेट में खाना है और हम थके नहीं है तो हम न्याय कर पाते हैं। वही बच्चा जो शाम को उसी जिद को करता है, हम थके रहते हैं या हमारे अंदर ही कुछ चल रहा है जो सॉल्व नहीं हुआ या कई दिनों से फंसा है और वो बार बार ऐसे कर रहा है, तो वही हम शाम को नहीं कर पाते। ये काल में हमारा न्याय करने का क्षमता फ्लक्चुएट हो गया। देश में भी होगा, व्यक्ति में आपका बच्चा करता है तो न्याय है, सामने वाले बच्चे का करता है तो अन्याय हो जाता है। तो ये सब वेरिएशन हमको मिलेंगे। सो इट इज नॉट अ 0-1। न्याय एक गुणात्मक वस्तु है ना, इसकी ग्रेड्स बनेंगी, ये 0-1 नहीं, गणितीय नहीं। जी भैया, समझ में आया, धन्यवाद। एक और जिज्ञासा है, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है, ये जो दीदी ने अभी, मैंने जो इसको हम बार बार करेंगे, जितने भी बार चाहिए करेंगे, क्योंकि हम लोगों के शिक्षा में गणितीय प्रभाव बहुत अधिक है। आप कोई भी वस्तु पढ़े हो बाद में, आर्ट्स, फिलॉसफी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सही मैं मान रहा हूँ सारे बैकग्राउंड, मेडिसिन, सारे बैकग्राउंड के लोग होंगे, उसमें गणितीय विधि को बहुत जोर दिया है। हमारे सोचने और समझने और अप्रोच करने के, हमारे मतलब में अपने आप को भी जोड़ रहा हूँ उसमें आपके साथ, गणितीय विधि बहुत ही प्रभावी है ना। एंड जाने अनजाने में, और ये वाली वस्तुएं नहीं है, ये सब दर्शन टाइप की वस्तु, कम से कम मेरे लिए तो ये नया। मैं कभी दर्शन वर्शन नहीं पढ़ा था मध्य दर्शन के पहले, नहीं मुझे कोई आइडिया था कि दर्शन को कैसे पढ़ना चाहिए, है ना, ये सब। तो ये हम हमारे गणितीय विधि को इसमें लाते हैं और ये बार बार आएगा, ये पहला और अंतिम नहीं है। जैसे बाबा जी का ही यदि मैं वाक्य को रिपीट करूं, इफ यू आस्क मी कि नागराज जी ने इस पर क्या कहा है, तो मैंने जो अधिकांश उनसे सुना है यही सुना है कि अनुभव के पहले न्याय नहीं हो सकता। ये उसका उत्तर है। इफ आई हैव टू रिपीट वर्बैटिम जो नागराज जी ने बोला, वो भी मैं आपको बोल दूं, है ना। उसके पहले न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होता है ना। उसके पहले न्याय का आभास होता है, उसके पहले साक्षात्कार भी नहीं होगा, उसके पूर्व में न्याय का भास होता है। नॉट जस्ट इन थियोरी, जीने में भी भास होने का मतलब संपूर्णता, ठीक है ना। इसको हम और बढ़िया ढंग से करते रहेंगे। जी, और कोई कुछ कह रहा था? एक और जिज्ञासा पेज 44 में, 34 44, ओके, सॉरी 44, हाँ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में 44 में सेकंड लास्ट है, हाँ, ये लिखा सेकंड लास्ट लाइन है, आवर्तनशील विधि से अंतर संगीत बाह्य संगीत का अनुभव करना सहज है। इसको थोड़ा सा क्लियर। ठीक, ये क्या है, मैं भी पढ़ूं, क्योंकि मैं भी ये बुक मैंने आप ही के साथ पढ़ूंगा अभी लाइव। मैं पढ़ के नहीं बैठा हूँ। हालांकि इसको कंपाइल के 5 वर्ष हो गए, बट प्रत्येक लाइन तो याद नहीं रहता है। इसी क्रम में मानवेतर, कौन से क्रम में, पहले इसका कॉन्टेक्स्ट देख ले। हर मानव व्यवस्था चाहता है, बढ़िया, ओके। इसी क्रम में मानवेतर प्रकृति एक दूसरे के पूरक होना चाहते हैं, मानव के लिए मानवता ठीक के पूरक होना, अपने में व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में आवर्तनशील होना प्रमाणित होता है। मानव उद्देश्य अस्तित्व होने के कारण से आवर्तनशील विधि से अंतर का अनुभव करना सहज है। दूसरी विधि से अंतर समाधान बाह्य समाधान का अनुभव किया जाए। यह भी देखा गया कि समाधान क्रम में ही सुखानुभव होना, ठीक नहीं। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि अंतर संगीत और भाषा, देखिए गुणात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। दर्शन में 3 प्रकार के भाषा हमको मिलेंगे, है ना। 3 प्रकार के भाषाओं की चर्चा है दर्शन में। गणितात्मक भाषा जो दर्शन में नहीं के बराबर यूज हुआ है, 4.5 क्रिया, 10 क्रिया। भैया आवाज जरा तेज करो ना, कम हो गई आवाज आपकी। अच्छा, बाकी लोगों के लिए ऐसा अनुभव हो रहा है, आवाज कम हो गई? अब ठीक लग रही है? ठीक है, नहीं ठीक है। मेरी तरफ भी कम आ रही है। आपकी तरफ भी कम आ रहा है, ठीक है ना। वो यहाँ से प्रॉब्लम है कि रिसीविंग एंड में प्रॉब्लम पता है, बट ठीक है ना, नहीं हमें ठीक है। ठीक आ रही है, ठीक है ना, ठीक है।
तो ये कह रहा था कि ये अंतर संगीत बाह्य संगीत का चर्चा कहाँ से प्रारंभ होता है आवर्तनशील विधि से, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। पुनः यदि हम प्रकृति से यदि हम सोचेंगे तो प्रकृति में बाह्य विरोध प्रतीत होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जो प्रतिपादित किया गया है मुद्दा, वो क्या प्रतिपादित किया गया है कि खींचातानी होता है परमाणु अंशों के बीच में या परमाणु के बीच में या बाघ और हिरण के बीच में, इसीलिए ये दोनों का अस्तित्व होना संभव है। दार्शनिक दृष्टि उसी घटना को दर्शन के दृष्टि से यदि बड़े दृष्टि से देखेंगे तो ये किसी बड़े व्यवस्था में भागीदार हो रहा है, ये प्रतीत होता है, तो वो फिर संतुलन के अर्थ में उसको परिभाषित करेंगे। मानव को भी देखेंगे तो मैं केवल अपने में तृप्त हो जाऊं, मतलब मुझे अपने में मस्त है ना, लोगों को मुझसे तकलीफ है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना, और मैं अपने में मस्तू कब हूं जब तक कोई मुझे आके तंग न करे। जनरली इन जनरल मतलब सामान्य तौर से हम क्या पाते हैं, हम अपने में ठीक रहते हैं मोर और लेस, है ना। कोई कोई हो सकता है अंदर दिक्कत हो, वो सामने वाला आके कुछ ना कुछ कर देता है, और खास करके जिसके साथ प्रतिदिन रहता हूं ये इस टाइप की चीज, ठीक थोड़े समय के बाद यही सारी चीजें प्रॉब्लम आती है। तो बाह्य वस्तु बाह्य विरोध के कारण दिक्कत आती है। दर्शन आवर्तनशीलता का एक बहुत बड़ा व्यू ले रहा है। देखिए पुस्तक जो ली गई है अश आवर्तनशील अर्थशास्त्र, इसका कोड बुक के मतलब प्रारंभ में दिया है। तो आवर्तनशीलता को दर्शन कह रहा है कि मात्र धन के अर्थ में आवर्तनशीलता या प्रकृति में जो हम उत्पादन कर रहे हैं केवल उस अर्थ तक आवर्तनशीलता सीमित नहीं है, परंतु एक मानव के अंदर की जो समझ है तथा बाहर की जो समझ, इन दोनों में भी संतुलन हो। जैसे मेरे लिए जो उत्तर सही है वो आपके लिए भी सही है, सारे संसार के लिए सही है। मेरे समाधान में आपके साथ संगीत पूर्वक कैसे जीना है ये भी समाया है, मैं स्वयं में ही संगीत पूर्वक कैसे जी सकता हूं ये भी समाया है ना। तो आवर्तनशील विधि इसको कह रहे हैं, जिसमें जीवन क्रिया के रूप में देखेंगे तो प्रत्यावर्तन परावर्तन के रूप में दिखेगा, है ना। फिर एक मानव के रूप में देखेंगे तो मेरा भी मैं भी व्यवस्था में रहूं तथा मेरा जो लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है समग्र व्यवस्था में भागीदारी भी संगीत पूर्वक रहे। इस बड़े व्यू को ला रहे यहाँ पर आवर्तनशील विधि से अंतर संगीत बाह्य संगीत और अंतर समाधान और बाह्य समाधान की चर्चा। ठीक है। आवर्तनशील का मतलब यहाँ परस्परता में वो ऐसा कह सकते हैं क्या? पर हाँ, हर देखिए परस अस्तित्व नित्य वर्तमान है तो अस्तित्व में परस्परता भी वर्तमान है ना। अस्तित्व में ऐसा संभावना ही नहीं है कि परस्परता नहीं है, क्योंकि कम से कम आप हो और अस्तित्व है, दो तो है। यदि हम ये भी मान लें कि केवल मैं हूं और बाकी सारे भ्रम है ना, जो कुछ नहीं है, पेड़ पत्थर है, कुछ तो है, तो परस्परता हर समय है। फिर परस्परता की दूरी कम ज्यादा हो सकती। आवर्तनशीलता का मतलब है कि पूरकता हर जगह पर है, कहीं पर भी ये नहीं है कि कुछ कहीं से घट गया और कहीं बढ़ गया। तो आगे जाके हम देखेंगे आवर्तनशीलता हर विधि से है। हम अपने एक दिन को ही ले लीजिए, प्रतिदिन आवर्तनशील है। प्रतिदिन मैं उठता हूँ, पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, भूख लगती है, खाना बनता है, खाते हैं, कहीं से पैसा आता है ना, टॉयलेट का उपयोग होता है, पानी आता है, द नेक्स्ट डे इज द सेम एड इन्फिनिटम। पूरे धरती पर प्रत्येक मानव इतना कर रहा है, विचार करता है, व्यवहार करता है, व्यवसाय करता है, खाता है, भोजन का जुगाड़ करता है, उसके निष्कासन का बंदोबस्त करता है, सो जाता है ना। वैसे ही पेड़ पौधों में आवर्तनशीलता, ठीक है ना। जन्म मृत्यु में आवर्तनशीलता, किसी न किसी को मरना पड़ता है तभी तो नया आदमी पैदा होगा, वो भी एक आवर्तनशीलता है। फिर अर्थशास्त्र में दूसरे बोलिए भैया, इसमें जो दूसरा इसके बाद का वाक्य, इसमें हमें सभी को परेशानी थोड़ी हुई थी समझने में। दूसरे विधि से, यानी ये दूसरा पॉइंट है या दूसरी कोई विधि है? नहीं, कौन नहीं, दूसरा पॉइंट नहीं है, ये अंतर संगीत बाह्य संगीत को ही दूसरे विधि से
लेखक का कहने का यह आशय है कि दूसरे विधि से यदि तुमको बताऊं तो अंतर समाधान और बाह्य समाधान का अनुभव किया जाए इन डिफरेंट वर्ड्स। दूसरे विधि का मतलब अलग भाषा में, यानी कि वही की वही बात है। सारी बात उतनी ही है। हाँ, जी जी बोलिए अमित। नमस्ते। हाँ। नमस्ते भैया जी। तो अभी जो आप आवर्तनशीलता की बात बताए हो, आवाज आ रहा है ना भैया जी? हाँ दीदी आ रही है, बताइए। हेलो। हाँ हाँ, दीदी। तो यानी जैसे आवर्तनशीलता को हम उस तरह देख सकते हैं कि बने रहने के लिए यानी व्यवस्था के अंतर्गत ये नित्य निरंतर है ही, यानी होती ही रहता है, इस चीज को उस प्रकार देख सकते हैं। जैसे प्राणावस्था बाकी अवस्थाओं में तो दिखाई देता है, और मानव का भी अभी आपने जिस प्रकार बात को रखी, तो उसके पीछे का आशय यही है कि बना रहना, बने रहने के लिए अर्थ में व्यवस्था बनी रहे, ये सब चलता ही है नित्य निरंतर। जी बिल्कुल। ठीक है। ये अमित भैया से बात होने के बाद में आवेश वाला भी एक प्रश्न था हम लोगों का, उस पे भी आप चर्चा कीजिए भैया जी बाद में, ये पूरा होने के बाद। आवेश की भी बात, पेज नंबर मुझे पता नहीं, अमित भैया बता देंगे आपको। जी भैया जी। बढ़िया है, और बताइए। भैया एक भैया उसका कुतूहल नेक्स्ट है। लाइन। हाँ हाँ बोलिए। बोलिए भैया। जैसे परंपरा में मिथ्या एक शब्द यूज हुआ है, मध्यस्थ दर्शन में भ्रम हुआ है, और मॉडर्न साइंस में हिप्नोटिज्म या मेंटल कंडीशनिंग जैसे बोल सकते हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि जो परंपरा में जो मिथ्या एक टर्म कॉइन हुई है, उसका मतलब ये है कि जीवन परमाणु लेवल में जो वृत्ति लेवल में जो विश्लेषण है वो वहाँ पे माल फंक्शनिंग हो रहा है। तो फिर भ्रम और हिप्नोटिज्म को जीवन परमाणु के लेवल पे कौन से लेवल पे माल फंक्शनिंग कह सकेंगे? मैं क्वेश्चन ठीक से बता पाया क्या? जी ठीक है ना, ठीक है। परंपरा में मिथ्या, परंपरा मतलब भारतीय परंपरा, भारतीय परंपरा में भी वेदांत में अद्वैत परंपरा, अद्वैत परंपरा में भी श्रद्धेय जो प्रथम शंकराचार्य जी हुए थे, ये लाइन उनको एट्रीब्यूट किया गया है ना। अभी हिस्टोरिकली आई डोंट नो उसकी वैलिडिटी वगैरह, वो सब कठिन है जाना। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उस पर हम नहीं जाएंगे, उस चर्चा पे उनका कहने का तात्पर्य क्या रहा होगा वही जानते हैं, उनके आसपास के लोग जानते होंगे, क्योंकि उसके बाद में जो भी उसमें कमेंट्री हुई है उसमें बहुत सारा वेरिएशन है। तो उसमें से कौन से को सही परंपरा माने वो अपने में क्वेश्चन मार्क है ना। सो वी विल लेट दैट रेस्ट। मध्य दर्शन के अनुसार दो स्थितियां, भ्रम और जागृति। भ्रांति दर्शन, भ्रांति भी शब्द संस्कृत का शब्द है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे नहीं देख पाना, नहीं समझ पाना, बराबर भ्रांति, बराबर भ्रम। इसको परिभाषा दिया है मध्य दर्शन में, अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन दोष। जो वस्तु जैसी है उसका अधिक मान लेना अधिमूल्यन। जो वस्तु जैसी है का मतलब मेरा उसके साथ संबंध भी है ना, जैसे आपके साथ मेरा संबंध है, इसका अधिमूल्यन क्या है? मैं गुरु बन गया, आप लोग शिष्य हैं, मतलब आप मुझे प्रश्न पूछेंगे, मैं उत्तर दूंगा, आपको मानना पड़ेगा, है ना। या मैं बोलूंगा नहीं ऐसे, परंतु मेरे अंदर ही अंदर एक छुपी हुई वो है कि मैं अगले बार रास्ते पे जाऊंगा, आप मेरे को देख के ताली बजाएंगे, है ना। ये अधिमूल्यन। उसी विधि से इस संबंध का अवमूल्यन भी हो सकता। निर्मूल्यन, संबंध को देख ही नहीं पाना, पहचान ही नहीं पाना, या उस वस्तु को ही नहीं देख पाना। जैसे व्यापक वस्तु का निर्मूल्यन हो गया। क्या निर्मूल्यन हो गया? आधुनिक विज्ञान के विधि से उसको हम देख ही नहीं पाए, सोच ही नहीं पाए। भौतिकवादी विधि से चैतन्य इकाई का निर्मूल्यन हुआ है। क्या हुआ है भाई? चेतना या चैतन्य कुछ है वस्तु, इसको हम कल्पना या कंसिडर भी करने को तैयार ही नहीं है। तो मध्य दर्शन के अनुसार फिर ये मिथ्या ज्ञान कौन कौन सी क्रियाओं को हो सकता है? देखिए, भ्रम का जो केंद्र बिंदु है अभी, जिसको हम 4.5 क्रिया बोलते हैं, वो है
मतलब भ्रमित जो मान्यता है, चित्त के स्तर पर जो भ्रमित मान्यता है उसको भ्रम कहा गया है। जो व्यक्ति ऐसा मानता है उसमें क्या दिखेगा? अभिमान दिखेगा। तो चित्त में यथार्थ चित्रण की जगह आरोपित चित्रण हो जाता है, तो वो अभिमान कहलाता है। वृत्ति के मैलफंक्शनिंग से जो होता है वो असंतुलित तुलन होता है, और उसमें वो व्यक्ति के अंदर जो अनुभव होगा या जिस विधि से प्रस्तुत होगा उसका नाम दिया है हठ, ऑब्स्टिनेंसी। क्योंकि उसकी वृत्ति अपने ही विचार, अपने ही तुलन, असंतुलित तुलन में फंस गई, और मन में जो भी कमी हो जाती है इसका नाम है आवेश। इसको षड विकार नाम दिया है ना। तो वो लोभ, मोह, काम, मद, मात्सर्य और क्रोध 6 में दिया है। तो मूल में जो भ्रम है मन में भी है, वृत्ति में भी है, चित्त में भी है। और भ्रमित बुद्धि की भी चर्चा है मध्यस्थ दर्शन में। आत्मा के अनुभव से वंचित जो बुद्धि है इसको भ्रमित बुद्धि कहा है। भ्रमित बुद्धि में भी अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन की संभावना है। इसको हम आगे जाके डिटेल में करेंगे जब उसका जगह समय आएगा। परंतु वो भ्रमित बुद्धि को लेकर हमको अभी मेरे अनुसार हमारी जो चर्चा की स्तर है ये चित्त तक ठीक है रखना भी। तो मिथ्या ज्ञान का मतलब कि आरोपित चित्रण, असंतुलित तुलन या आवेशित मन में आशा से जो स्वीकृति या ग्रहणशीलता होती है जीवन में, ये भ्रमित मान्यता है। इसके आधार पर जो भाव बनते हैं वो भ्रमित भाव। ये भ्रम इन तीनों जगह पर रहेगा। अस्तित्व दर्शन से संबंधित भ्रम, चैतन्य जीवन से संबंधित भ्रम, और है ना, मतलब पूरा जितना भी है उसके प्रति भ्रम या भ्रांति दर्शन। ठीक है ना। स्वयं को लेकर भ्रम, मैं शरीर हूं, मैं मेदस हूं, मैं न्यूरॉन हूं, मैं माइक्रोट्यूब्यूल हूं, मैं जीवन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। स्वयं के स्वरूप को लेकर भ्रम, भ्रांति दर्शन, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन। और मेरे तथा संपूर्णता के बीच में जो संबंध है जिसका नाम आचरण है उसको लेकर भ्रम। भ्रम मतलब भ्रांति दर्शन, मतलब अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन। ये तीनों जगह मिलेगा। ये तीनों जगह में मन, वृत्ति, चित्त के कारण बनेगा। सो मन, वृत्ति, चित्त एक एक्सिस में, दूसरे एक्सिस में अस्तित्व दर्शन, जीवन, मानवीय होना चाहिए, ब्रांच हो। तीनों जगह में ये संपूर्ण भ्रम का स्वरूप। ठीक है भैया। और हाँ, हिप्नोटिज्म या मेंटल कंडीशनिंग। भैया हिप्नोटिज्म तो एक अलग चीज है ना। हिप्नोटिज्म तो एक घटना है जहां पर अभी हिप्नोटिज्म, एक तो एक व्यक्ति स्वयं ही हिप्नोटाइज हो जाता है, दूसरा है कोई उसको हिप्नोटिस्ट होता है जो लोगों को हिप्नोटाइज करता है, जो सजेशन पूरा करता है। आप यूट्यूब में जाके ढूंढिए, बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिल जाता है। समझ ही नहीं आता है आदमी कैसे कराता है लोगों से। किसी को बना के कबूतर जैसे नचवाता है ना, मेंढक जैसे करवाता है। तो वो सजेशन देते हैं उन लोगों को, और वो सजेशन वो आदमी स्वीकार लेता है अंदर। किसको देना है नहीं देना ये एक कला है, एक अभ्यास पूर्वक लोग प्राप्त कर लेते हैं। और किसी किसी में कला है दूसरे को करना, मतलब इस विधि से। तो दूसरों को हिप्नोटाइज करना जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक इसमें जो करते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय पूरे जर्मनी को एक आदमी ने हिप्नोटाइज कर दिया कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, जिन लोगों ने अत्याचार किया उनको बिठाओ। एक पूरी कंट्री हिप्नोटाइज हो गई, और अनबिलीवेबल क्राइम्स के से, मतलब या तो उनको पता नहीं था आम जनता को, और जो लोग उसमें भागीदार हुए वो हिप्नोटाइज होके किए। मेस्मेरिज्म, ये सब इंग्लिश के शब्द हैं। अब हम पहले जो हो रहा है उसको जीवन दर्शन की टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इंग्लिश के शब्द बहुत सारे होंगे। देखिए मर्समराइज होना कोई और एक चीज है। जैसे मैं मध्यस्थ दर्शन के प्रति मर्समराइज्ड हूँ, नागराज जी के प्रति मर्समराइज्ड हूँ,
है ना, मैं ज्ञान के प्रति मर्समराइज्ड हूँ, मैं अपने शिविर के प्रति मर्समराइज्ड हूँ, मुझे लगता है सबसे अच्छा जीवन विद्या शिविर मैं ही लेता हूँ, आपको लगता आप ही लेते हैं, तीसरे को लगता वही लेता है, ये मर्समराइज होना है। किसी विचार या व्यवहार में पूर्णतः प्रभावित होना, उससे मर्समराइज होना है। हिप्नोटाइज भी वही है, एक व्यक्ति दूसरे को हिप्नोटाइज करता है, जैसे मैंने कहा पब्लिकली भी लोग एक दूसरे को हिप्नोटाइज करते हैं, जैसे सरकार कोई ना कोई मैसेज देती रहती है ना, वो मास हिप्नोसिस क्रिएट करता है पूरे एक देश में। नॉर्थ कोरिया को देखिए, चाइना को देखिए, ट्रम्प के समय अभी डोनाल्ड ट्रम्प के घर में रेड पर, ट्रम्प के बारे में हम बात कर सकते हैं सेफली इस जूम कॉल पे, क्योंकि आई डोंट थिंक है ना व्हाटएवर अमेरिकन एजेंसीज विल कम आफ्टर अस बिफोर 34 of us और मी, राइट। अब देखिए पूरी कंट्री मस्मराइज होती है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे होती है, एक धर्म के पीछे होती है, हिप्नोटाइज हो जाती है। किसी वस्तु के प्रभाव को स्वीकार लेना, किसी वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार लेना, सेल्फ हिप्नोसिस भी होता है। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, व्यवहार, कार्य, प्रभाव के प्रति अनकंडीशनल स्वीकृति है। ये सब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही के लिए भी हो सकता है, गलत के लिए भी, ये उसका परिभाषा बनेगा। ठीक है, हाँ ठीक है भैया, धन्यवाद। जैसे कल जन्माष्टमी था, कल आज है कल, पता हमारे यहाँ मेरे घर के परंपरा में आज कल, बाकी लोगों के लिए था, मान लेते हैं। तो मेरे बेटी का जो स्कूल का ग्रुप है उसमें इस्कॉन टेम्पल भारत में जो है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसके बहुत सारे वो आए कि यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत लोग गए, है ना। यहाँ वो हुआ महाराष्ट्र में, सिर्फ पुणे से वो यहाँ दही हंडी फेस्टिवल हुआ, मास हिप्नोसिस था, पूरा रोड जैम हो गया और रात को 11 बजे तक डिस्को म्यूजिक बज रहा था दही हंडी के नाम से। वहाँ इस्कॉन टेम्पल में लोग कृष्ण भगवान गीत गा रहे थे। मैं 2 ही बार गया हूँ इस्कॉन टेम्पल, अच्छा लगता है, यू फील नाइस। और वहां देखा कि लोग भजन करते हैं, यू गेट लॉस्ट इन दैट रिदम। हम भी करेंगे, शायद हमारे साथ भी हो जाएगा। बीट्स, स्वर, साउंड, वो पूरा जो सेटिंग है उसमें आप डांस करना शुरू कीजिए, अच्छा लगता है, वो भी मस्मराइज होना ही है। तो हिप्नोटिज्म इस अर्थ में देखेंगे विल बी ए लार्जर फिनोमेना, उसके आधार पर हम मस्मराइज हो जाते हैं। तो इफ आई गेट हिप्नोटाइज्ड बाय Krishna or Srila Prabhupada's works, then I will get mesmerized by the daily activities under it. ऐसा, ठीक है। हाँ जी, और कोई? भैया वो आवर्तनशील के नीचे जो था, मानव में सुख का प्रमाण वर्तमान में विश्वासी है। हाँ, वो जो पूरा पैराग्राफ है वो थोड़ा बता दीजिए, और ये हम खुद में अभ्यास में कैसे लाएंगे? ठीक है। सुख का प्रमाण ही है वर्तमान में विश्वास। वर्तमान में विश्वास होने का मूल तत्व ही है वर्तमान व्यवस्था। व्यवस्था का मूल स्वरूप ही हर वस्तु को अथवा हर एक को जीने देने और जीना, और वर्तमान में समृद्धि, समाधान, ये सबको प्रमाणित करना, यही जागृति पूर्वक। कुल मिलाकर सुखी होने को कह रहे हैं वर्तमान में विश्वास। किसको हम सुखी होना मानेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा, हम जो भी चर्चा करेंगे, जैसे वर्तमान में विश्वास, ये भी भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति है ना। और ये एक व्यक्ति में भी होगा, और पूरा जो जीने का परिप्रेक्ष्य है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण आज भी लीजिए। आज के दिन हम भारत के वर्तमान पे विश्वास करते हैं, और इस विश्वास के साथ, भले ही हम इसको सोचते नहीं हैं, इस विश्वास के साथ सोचते हैं कि कल भी भारत बना रहेगा और रुपये की करेंसी बनी रहेगी और इसके बॉर्डर्स वैसे ही बने रहेंगे और इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना रहेगा, है ना, या इसकी इकोनॉमी बनी रहेगी। ये देश के अर्थव्यवस्था पर हमारा विश्वास है। वो जो विश्वास टूटता है तो फिर श्रीलंका जैसी स्थिति बनती है, तो फिर वो दुख होता है। ये बाह्य दुख है, ये व्यवस्था का जो मैंने अव्यवस्थित होने का दुख है। आज भी हम इसको महसूस कर सकते हैं। भारत में जनरली सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्लाइमेट जनरली स्टेबल है,
परंतु यदि हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखेंगे उससे अधिक अनस्टेबल है। कुछ कुछ शहरों में कब कहाँ राइट हो जाएगा पता ही नहीं चलता है। मैं जहाँ रहा पूना में, मुझे बहुत पता नहीं चलता था राइट वाइट। तो हमारे और कोई मित्र इधर उधर साहब बोलते हैं उनके यहाँ तो बहुत होता था। रिलीजियस भी राइट होता है, कास्ट बेस्ड राइट होता है ना, ठीक है ना। तो वर्तमान में विश्वास व्यवस्था के अर्थ में भी मनुष्य को लगता है। फिर अपने जीने को लेकर विश्वास, हम मानते हैं कि मैं बना रहूंगा, इस आधार पर हम जीते हैं। कोई कोई आदमी मिडिल एज में भी इस बात से प्रताड़ित या भयभीत हो जाता है कि पता नहीं मैं कब मर जाऊंगा, है ना, या पता नहीं कब मेरा पैसा छिन जाएगा। तो हर समय उसके अंदर मर्समराइज्ड, है ना, वो बना रहता है, हिप्नोटाइजेशन बनी रहती है कि पैसे को बचा के रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, या शरीर को बचा के रखो, भय। तो जब वर्तमान में जब हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, जैसे देश की व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर, उत्पादन की व्यवस्था पर, यू गो टू स्लीप प्रिज्यूमिंग योर जॉब विल बी देयर टुमारो, यू गो टू स्लीप प्रिज्यूमिंग दैट योर पेंशन विल कम टुमारो, जितने भी पेंशनर्स हैं, है ना। तो यहां से लेकर प्रकृति पर विश्वास कर पाना, प्रकृति अस्थिर नहीं है। आम आदमी ज्यादा सोचता नहीं, मुझे नहीं लगता आम आदमी को बहुत लेन देने की प्रकृति अस्थिर है और हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसको तकलीफ देती है, बट कुछ लोग होते हैं उनको तकलीफ देता है। फिर संबंधों में विश्वास, उसी को प्रतिदिन जीने में देखेंगे तो संबंधों में मनुष्य के जीने के विचार, व्यवहार, व्यवसाय, अनुभव में स्थिरता तथा व्यक्ति, परिवार, है ना, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र पर्यंत व्यवस्था की स्वीकृति, मतलब वर्तमान में विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वासन, ये पूरे को मिलाकर फिर सुख का स्वरूप बता रहे। ये जितने जितने अंश में अभी भी हमको होता है उतना हम सुख का अनुभव करते ही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये व्यवस्था के स्तर पर दिया। देखिए इसे बुक, इसीलिए तो बुक का कॉन्टेक्स्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, अर्थशास्त्र से लिया गया है ये। तो यहाँ पर भी देखिए अभी जो भी उत्पादन विनिमय हो रहा है इसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं। गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ के बाकी लोगों को कहीं ना कहीं बना ही रहता है कि पता नहीं जॉब चली जाएगी या महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये व्यवस्थागत सुख का स्वरूप है। तो जिस राष्ट्र में इसको प्राप्त कर लिया है उतना तो कम से कम सुख है। देखो फिनलैंड एज अ कंट्री, है ना, भारत को एक कंट्री के रूप में लेंगे, क्योंकि जो जनवाद होता है भारत के बारे में, जो भी हमको पेपरों में पढ़ने में आता है, न्यूज आइटम में, व्हाट इज इट, डिस्टर्बिंग फैक्ट्स दैट कम। चाइना आ गया, हर समय पाकिस्तान और चाइना का कुछ ना कुछ बना ही हुआ है, वो अविश्वास बनी है, उससे अंदर आप हम सभी के मन में, मन पटल में कहीं ना कहीं वो दुख का एक रेशा बनाकर छोड़ता है वो। ठीक है, तो जैसे जैसे ये संभावना खत्म हो जाएंगी वो सब दुख का कारण बनना बंद हो जाता है। अभी आजकल जो ये जो व्यवस्था के, मतलब ये इसको एक पैरेलल में आपको बता रहा हूँ, क्या है, सेफेस्ट कंट्रीज टू बी इन, बेस्ट सिटीज टू लिव इन, हैप्पीएस्ट कंट्रीज टू लिव इन, ये जब जो आजकल जो वो निकालते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, असेसमेंट या रिव्यू रिपोर्ट, इन्हीं आधारों पर निकालते हैं। इसको हम अपने सभी आयाम जीने के सभी स्तर में प्राप्त कर लें, और दर्शन में जैसे लिखा है 5 आयाम है ना, उत्पादन, विनिमय, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इन सभी में हो जाना, यह हो सकता है, ये ज्ञान हमारे में हो जाना, ये वर्तमान में विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वासन हो जाता है। ठीक है भैया। दूसरा आपने कहा कि इसको हम अभ्यास कैसे करें। इसको अभ्यास करने के पहले अध्ययन है। अभी अध्ययन ही अभ्यास है हमारे लिए। अध्ययन का मतलब क्या है, उसका प्रथम चरण है पठन, और जो पढ़ा हुआ है उसके अर्थ को समझना, तथा इसके पहले जो पढ़ के समझे थे उसमें और इसमें तालमेल को जोड़ना। ठीक, इसी का नाम है शास्त्र। शास्त्र अभ्यास का मतलब इज नॉट जस्ट द फिजिकल
एक्शन ऑफ रीडिंग जो हम सभी लोग करते हैं ना, हम सभी लोग मिलके पढ़ते हैं, जैसे अभी के स्कूलिंग एजुकेशन में करते हैं ना, बच्चों से ए बी सी सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं। सी और बी में अंतर क्या है वो नहीं सोचता बच्चा, उसको सोचने का टाइम ही नहीं दिया जाता है, वो रट लेता 26 अक्षरों, 26 लेटर क्यों है ना इंग्लिश अल्फाबेट में, इसको नहीं पढ़ाया जाता है। अध्ययन का मतलब है हम सोचें, जैसे अभी हम लोग सोच रहे हैं एक साथ है ना, आप कुछ पूछ रहे हैं, मैं कुछ बता रहा हूं, मैं कुछ सोच रहा हूँ, सुन के आप कुछ सोच रहे हैं, तो इसकी हमारे अंदर एक व्यू बनती है, इसका नाम है श्रवण। तो हमारा अभी सर्वप्रथम अभ्यास है कि ये हमारे अंदर व्यू बने कि दर्शन सही है, अस्तित्व ऐसा है, जीवन ऐसा है, मान्यतापूर्ण आचरण ऐसा है। इसके साथ साथ हमारा स्वमूल्यांकन बनेगा। क्या स्वमूल्यांकन करेंगे, मैं ऐसा हूं कि नहीं, अस्तित्व तो है ऐसा है ना, ये जागृति है तो नागराज जी तो जागृत है, बहुत बढ़िया, मैं तो नहीं हूं है ना, नागराज जी को सारा विश्वास उनमें है, मेरे में नहीं है, ये मेरा स्वमूल्यांकन कैसे हूं। तो अध्ययन की विधि क्या है, तो उसके लिए पुनः वही है शास्त्र अभ्यास और व्यवहार अभ्यास। इसको आगे अध्ययन की विधि के रूप में हम और चर्चा करेंगे। ठीक है हाँ भैया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई? हाँ भैया, मैं कुछ पूछ रहा था। तो लोग एक साथ बोले, ठीक है, एक के बाद एक बोल लीजिए। हाँ आवाज आ रही है? हाँ भैया। भैया जैसे कोई एक कम्युनिटी है, या जैसे आपने अभी कुछ देशों की बात की है, जैसा सर्वे में दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी, तो वो तो भौतिकता के तौर पर ही वो सर्वे ज्यादा रहते हैं, हैप्पीनेस उनका जो इंडेक्स है वो भौतिकता और सुख सुविधा पे ही डिपेंड करता है। पर जैसे कोई गांव है, जैसे पहाड़ों में ऐसे काफी गांव देखने मिलते हैं कि वो एक क्लोज नेट कम्युनिटी में रहते हैं, वहां पर व्यवस्था एक काफी हद तक व्यवस्था है, समृद्धि है, समृद्धि इन द सेंस दोज पीपल आर हैप्पी विथ व्हाट दे हैव। एक परिवार मूलक व्यवस्था की जैसे हम बात करते तो पूरा गांव एक परिवार जैसा ही रहता है, ऐसा देखने मिलता है। बहुत सारी व्यवस्था वहां पर ऑलरेडी है, और वो जैसा शहर की कोई किसी को आप पूछेंगे कि आर यू हैप्पी, सो नोबडी हैज दैट करेज टू से कि वी आर हैप्पी करके। पर गांव में वहां पर मतलब मेरा ऐसा अनुभव रहा, जहाँ मैं गया हूँ 2-4 जगह, तो लोग बोलते हैं हाँ हम बहुत सुखी है यहाँ पर, हमको कुछ नहीं चाहिए। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, कोई ऐसी क्लोज कम्युनिटी है, लोहारों का जैसा एक कारवां रहता है। एक बार हाईवे से जाते जाते मैं रुक गया था, तो वो लोहारों की कम्युनिटी, उनका काम चल रहा था, और वो परिवारों में काफी अच्छी व्यवस्था में वो लोग जीते हैं, और ऐसा देखने से लगता है और उनसे बात करने पे भी पता चलता है कि दे आर हैप्पी। तो उनको तो कोई ज्ञान का या दर्शन का या कोई शास्त्राभ्यास नहीं है उनके पास, वो तो चीज नहीं है। तो ऐसे इसमें हम क्या कहेंगे कि उनको ज्ञान की जरूरत, बगैर ज्ञान के भी सुखी रहा जा सकता है क्या? मतलब सुख प्रमाणित होता है बिना ज्ञान के भी? या पहले हम एक मोटी चीज समझ लें कि अभी हम जो भी अच्छा बुरा, जो भी मैंने उदाहरण लिया फिनलैंड का, कुछ भी आप गांव के बारे में बात करते हैं, ये सब अभी के संसार में जो हमको दिखता है, इसमें जो वेरिएशंस हैं और उसमें से जो भाग सही है, और क्योंकि दर्शन सही की बात करता है, कोई भी दर्शन तभी दर्शन होगा जब वो सही की बात करेगा, तो उसमें से जितना मैच होता है उतने को हम मानते हैं कि ये सही के पक्ष में है। एक तो ये एक मोटी चीज। दर्शन चेतना विकास के बारे में बात करता है। दर्शन फिर एक बहुत मोटा लाइन खींच रहा है, बोलता है कि अभी तुम जितना भी अच्छा बुरा बोलते हो वो सारा जीव चेतना में है। तो दर्शन ने एक बहुत बड़ी एक मोटी लाइन खींची है, एक जीव चेतना, दूसरा विकसित चेतना। मैं विकसित चेतना उसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें मानव देव, मानव दिव्य मानव आएंगे, एंड वील वरी अबाउट देम लेटर, है ना। मतलब चाहे तो भी कर सकते हैं, बट थोड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा, एंड थोड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। तो एक बड़ी मोटी लाइन है। तो हमको पहले तो ये स्वयं को क्लियर हमको करना पड़ेगा अपने अध्ययन में, अभी हमारे चर्चा में बारंबार हमको अपने आप को ध्यान दिलाना पड़ेगा कि हम जो भी बात कर रहे हैं ये जीव चेतना के अंतर्गत। जीव चेतना को परिभाषित किया बहुत सिंपल एक लाइन में, स्वयं को शरीर मानकर जीना।
ये मानने का मतलब क्या है? मैं दूसरों को बोलता हूँ नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं वृत्ति हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं गठन पूर्ण परमाणु हूँ, है ना, नमस्ते कैसे हो, तुम भी एक गठन पूर्ण परमाणु हो। ये सब भाषा है, ये सब मेरी मान्यता है ना। परंतु मान्यता का मतलब मेरी तार्किक मान्यता है। परंतु भोजन करते समय, किसी व्यक्ति को देखते समय, प्रतिदिन जीते समय, रात को सोते समय मेरा जो अनुभव है वो डिसाइड करता है कि मैं स्वयं को शरीर मानकर जी रहा हूँ या अपने आप को चैतन्य इकाई मानकर शरीर सहित जी रहा हूँ। ये मोटी लाइन है ना, दिस इज अ वेरी बिग लाइन। हम जो भी अच्छे बुरे के बारे में बात कर रहे हैं, स्वयं को शरीर मानकर जीने के क्रम में जो जागृति क्रम है उसकी चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस। यहां जो लिखा गया है, जो भी लिखा गया है वो बॉर्डर के उस पार लिखा गया है। अब क्या है, बॉर्डर के उस पार स्वर्ग है, मान लेते हैं दर्शन स्वर्ग के बारे में बात। हम सभी लोग एक अलग, मतलब एक उससे नीचे की दुनिया में, उसमें कहीं स्वर्ग है, कहीं नर्क है, कहीं पूरा है, कहीं अधूरा है, कहीं ऐसा। ये हमारी पूरी चर्चा ऐसे ही है, देखिए ना। बिकॉज ये जो एब्सोल्यूट स्वर्ग है, जो विकसित चेतना है, उसको अप्रोच करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं यदि बोलूं कि यहाँ पर अमृत है, बोलता भाई अमृत क्या होता है? भाई अमृत का मतलब है कि तू अभी तक सबसे जो मीठा पानी पिया वैसा है। ये मैं परिभाषा देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? फिर इंटरनेट अनस्टेबल, पता नहीं, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन बोले थोड़ी देर के बाद अनस्टेबल बता। साउंड आ रहा है ना? मेरा साउंड ठीक है? हाँ भैया बढ़िया ठीक। तो ये इसीलिए बताया जाता है कि एक आदमी कहाँ, जहां पर जिस वस्तु का अनुभव किया है उससे क्लोजेस्ट, उसको उतना ही पता है, बाकी उसके लिए भाषा है ना। तो वहां से उस रिलेशन को वहां तक हम एक्सटेंड करने का प्रयत्न। सुख, सुख शब्द को हम सभी सुनते हैं। हम 35 लोग हैं कॉल में, 32 लोग। ये सुख जब हम पहली दिन सुने, उसके बारे में हमारी जो मान्यता, आज जो मान्यता है बदल गई होगी, है ना। आज आप मुझे सुख बोलते हैं, मुझे लगता है कि कोई सुखी नहीं है। जो सुख इधर लिखा है, पहले लगता है कि नहीं कुछ तो लोग सुखी है। क्यों? क्योंकि वो विकसित चेतना का जो भाषा, जो ज्ञान है, जो वस्तु है, वो एक अलग प्लेन है। तो पहले इसको हमको एक मोटा लाइन बनाना पड़ेगा। एंड हमारा जो प्रयत्न है, अध्ययन का जो उद्देश्य है, प्रथम उद्देश्य, वो ये स्पष्ट होना कि ये क्या प्लेन है जिसमें मैं नहीं हूं। एक आदमी को सबसे बड़ी जो चोट है, क्योंकि मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है, उसको ये नहीं बोलना है कि तुम दुखी हो, उसको ये बोलना है कि तुम बेवकूफ हो, तुमको नहीं आता, तुम जीव चेतना में जी रहे हो, तुम्हारे और भालू का जीने का स्तर एक ही है। ये सबसे बड़ा लाभ है ना, वो दर्शन देता है। ठीक, इट बेसिकली सेज यू एंड आई आर लाइक मंकीज। जीव चेतना नाम है। ठीक, सो देन वी स्ट्रगल, क्या जीव चेतना है यार, इसमें तो मैं जीव से अलग हूं, इसमें अलग हूं। देन वी ट्राई टू मेक दैट डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। दर्शन ये कह रहा है कि स्वयं को शरीर मानकर जीना, एक मोटा लाइन बना दिया। उसके अंदर पूरा है मानव, है ना, पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हमारा सुख दुख, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा क्रिप्टो करेंसी, हमारी कार्स, हमारी एरोनॉटिक्स, सब उसके अंदर। एक तो ये मोटी लाइन, एंड वी विल कीप रिविजिटिंग दिस, है ना, बार बार इसमें। एक तो मैं पहले इसको स्थापित कर दूं, फिर अभी इसके अंदर हम बात करेंगे फिनलैंड की, गांव की, है ना। तो ये सारा हमारा सुख दुख, जितनी भी चर्चा है, इसी जीव चेतना के बकेट में, इस बाल्टी के अंदर हम बात करें। ये लाल रंग का एक बाल्टी है, इसका नाम है जीव चेतना। इसमें दर्शन कहता है जागृति क्रम है। पशु मानव है, राक्षस मानव, मोटा दो बैंड बनाता है। उस पशु मानव को कम से कम, अब ये जो मैं बोल रहा हूं इसके बाद यहां तक दर्शन, पशु मानव का हम अध्ययन करने जाएंगे, हम देखेंगे सारे पशु मानव एक जैसे नहीं है, उसमें भी छोटे लेयर है। सारे राक्षस मानव एक जैसे नहीं है, उसमें भी लेयर है, उसमें भी दृष्टि और योग्यता में अंतर है। और ये सब जीव चेतना में ही, इसी के अंदर एक आदमी संत भी बन जा रहा है, हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग ऑल संत इज इन दिस। एक आदमी इसी के अंदर संत दिख भी सकता है, लोग उसको मान भी सकते हैं। तो ये पूरा एक रेंज है मानव का, जो हमको दिखता भी इस धरती पर पूरे जीव चेतना में है, होते हुए मन, वृत्ति, चित्त एंड इन सम रेयर केसेस बुद्धि की अवस्था में भेद है, तथा मन, वृत्ति, चित्त में जो स्वीकृतियां हैं उसका स्वरूप भिन्न है, इसकी दिशा भिन्न है, कुछ अमान्यता की ओर है, कुछ मान्यता की ओर है।
तो दर्शन के परिभाषा में इसको क्या बताया है? मन शुद्ध मानव, वृत्ति शुद्ध मानव, चित्त शुद्ध मानव तथा बुद्धि शुद्ध मानव। इसको आगे हम अध्ययन करेंगे मानव व्यवहार दर्शन में, और गहन अध्ययन इसकी चलती रहेगी। तो जिसको सिंपल ह्यूमन बोलते हैं, उनका रेंज ऑफ विचार, रेंज ऑफ व्यवहार, द प्रॉब्लम्स एंड द हैप्पीनेसेस आर आल्सो सिंपल। मेरी माँ मुझे बोलती रहती तो फालतू में कॉम्प्लिकेट करता है। पहले मुझे लगता था मेरी माँ ठीक नहीं, मुझे लगता बात तो सही है, द प्रॉब्लम इज आई कैन हेल्प इट, आई कैन नॉट बिकम लाइक मेरे माँ। मैं अपनी माँ के बारे में बात कर रहा हूँ, नीचे ही है वो, मैं ऊपर बैठा हूँ। उनका लाइफ बहुत सिंपल है, वो चाहती है मैं और मेरा बेटा उनकी पोतियां, बस, है ना। और सप्ताह में 1 दिन मंदिर जाओ, उसमें कोई आदमी अच्छा बुरा क्या उसके बारे में आके बात करते हैं, वो और मेरे पिताजी बात, एंड ऑफ डे। इन्फ्लेशन हो रहा है, मैंने रिवर का लेवल राइज हो रहा है, वो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो गांव में भी रहती तो अच्छी रहती। तो एक इंडिविजुअल का जो जागृति क्रम में जो स्थिति है, उनकी जो अपनी स्वीकृतियां हैं, उनके अपने जो पूर्व संस्कार है, ये निर्णित करता है कि उसकी आंतरिक अवस्था कैसी है, क्या मुद्दे उसके लिए दुख के कारण है और क्या मुद्दे उसके लिए सुख के कारण है, और उसकी सीमा क्या है, ये उसकी अपनी स्थिति डिसाइड करता है। एक इंडिविजुअल, चाहे आप उसको फिनलैंड में रखो, एवरेस्ट पे रखो, सियाचिन में रखो, पुणे में रखो, गांव में रखो, उसके अंदर यदि कोई खिड़की खुल गई एंड इफ सम एरिया ऑफ लिविंग बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर हिम, then that problem will persist in his head, in his mind, irrespective of where he goes. वो चांद पे भी चलेगा तो चिंता करता रहेगा कि धरती जो है नष्ट हो रहा है। पहुंच गया चांद पे, उसकी चिंता नहीं जाएगी, और जिसको चिंता नहीं है उसको कहीं भी ले जाओ, उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो बात उसकी रेंज में आया ही नहीं अभी तक। एक तो ये एक बड़ी बात। दूसरा परिप्रेक्ष्य में, हमने एक इंडिविजुअल के बारे में बात किया, जागृति क्रम। दूसरा परिप्रेक्ष्य में है ना, जीने की जो भूमि है, जो साउंड का इश्यू है। अच्छा, सबको है, बाकी लोगों के लिए भी? मुझे तो कोई इंडिकेशन नहीं है। नहीं भैया, ठीक आ रहा साउंड, बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमने कल प्राइवेट प्रोवाइडर निकाल के BSNL का 100 Mbps का कनेक्शन लिया, और वो राउटर बिल्कुल इधर ही है, एंड मेरा BSNL पर विश्वास हो गया परसों से पुनः, बिकॉज उनका बैंडविड्थ कंज्यूम्ड नहीं है। दे हैव द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड, है ना। सारे अंडरलाइन ऑप्टिक फाइबर केबल उन्हीं के लगे पूरे उस पे। बट ये जो हमारी कॉल है, शायद ये अमेरिका तक नहीं जा रही है। आई एम प्रिज्यूमिंग ये जूम के सर्वर्स इंडिया में ही है, व्हिच इज व्हाई इट इज सपोज्ड टू बी स्मूदर। एनीवेज, तो परिप्रेक्ष्य के रूप में देखेंगे तो कुछ है अंतर दुख। तो मेरे लिए जो दुख का कारण है, मेरे पेरेंट्स के लिए मैं देखता हूँ है ही नहीं, उनके लिए मुद्दा ही नहीं है ना। आई वॉन्ट टू सॉल्व लाइफ, आई वॉन्ट टू सॉल्व मध्यस्थ दर्शन, आई वॉन्ट टू सॉल्व हाउ पीपल विल लिव मध्यस्थ दर्शन। इसमें मैं घंटों लगाता हूँ, आप भी लगाते होंगे, तभी तो हम बैठे हैं। ये सारा प्रॉब्लम है ही नहीं बाकी लोगों के लिए। वो सोचते कहाँ तुम यार, तुमको बाहर सैटरडे संडे शाम को घूमने जाना था, इतना अच्छा मौसम है, बाहर जाके गुपचुप खाते तुम लोग बैठ के। इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, काहे को उसको, है ना। तो आज भी कोई हमारा एक मित्र आया था, यंग फ्रेंड, है ना, कुछ बात हो रही थी कि सम पीपल आर हैप्पी जस्ट द वे। तो मैंने कहा देखो, व्हेन आई वाज मैरिंग माय वाइफ 2008 में, मैंने उनको एक सिमिलर एक एनालॉजी दिया था, वो आपको भी देता हूँ। इमेजिन अ रूम जिसमें 10 कुर्सियां हैं, 10 लोग बैठे हैं, 10 कुर्सियों के नीचे एक सांप है। आपको वो सांप दिख जाता है, अब आप क्या करोगे? बाकियों को सांप दिख ही नहीं रहा है ना, आपके बोलने के बाद भी नहीं दिख रहा है, और उसके पहले तो दिख ही नहीं रहा है। सो ही इज ब्लिस, तो इग्नोरेंस इज ब्लिस। जीवन के लिए भी ये सही है, वो वाकई गलत नहीं। बाकी जो बाह्य जो परिस्थितियां हैं, एक समाज में जो संतुलन है, वो जब तक उस व्यक्ति और तथा उस परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिस अनुपात में पूरा कर पाता है, उस अनुपात में उनका सुख है। तो एक सिटी में, जैसे मैं अपना भाई या अपने नेबर को यदि बोल दूं कि आप जाके गांव में रहिए, वहां का जीवन बहुत ही सुख शांतिदायक है, यदि उनका जीवन शैली और स्वीकृति उससे मैच नहीं करता है, वही जो बढ़िया गांव आप जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए नरक बन जाएगा। क्योंकि शाम को उसको भूख लगती है और पाव भाजी खाने का मन करता है, वहां पाव भाजी मिलता नहीं, उसकी आदतें वहां पूरी नहीं हो सकती, वहां बिजली चली जाती है, उसका जो
मटेरियल जो सुख का अभ्यास हो गया उसके मन को, शरीर को तो नहीं होता, मन को ही होता है शरीर के द्वारा, और जीवन को, वो पूरा नहीं हो सकता है। जो इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप वो चाहता है वो नहीं मिलेगा, दूसरी प्रकार की प्रॉब्लम है ना। तो बाह्य व्यवस्था में जो भी हमको चीजें दिखती है, एक मोटी चीज है सीमा सुरक्षा, जिसको मैंने उदाहरण दिया किसी भी राष्ट्र के लिए। तो सुख के स्टेजेस, बाह्य सुख के स्टेजेस को यदि हम देखेंगे तो सीमा सुरक्षा, जान माल का रक्षा होना, उसके बाद है उत्पादन सुलभता। इस अर्थ में यदि हम देखेंगे तो सिटी और गांव में हमको अंतर दिखेगा कि यदि किसी गांव में उत्पादन सुलभता है, और आप तो पहाड़ी गांव, यूजुअली पहाड़ों में तो उत्पादन के लिए आप मतलब रिसोर्सेज और वो सब कम रहता है, तो उत्पादन सुलभता कम है। उत्पादन सुलभता हो गया तो विनिमय सुलभता कम है। जैसे मैं सिटी में रहता हूँ, मैंने कुछ प्रोड्यूस कर लिया है ना, आई वांट टू प्रोड्यूस लेट्स से मशीनरी फॉर समथिंग है ना, ट्रैक्टर्स, या मैं कोई हीट एक्सचेंजर प्रोड्यूसर करना, इट्स इजी टू प्रोड्यूस इट इन पुणे, उसके लिए रॉ मटेरियल लोग मिल जाएंगे, वो उत्पादन सुलभता वहां नहीं, विनिमय सुलभता यहाँ हो जाएगी। अभी गांव में आदमी जो उगाता है उसको शहर में ही बेचना पड़ता है, क्योंकि मनी बाइंग पावर शहर में है। सो विनिमय सुलभता, शिक्षा की सुलभता, इसको कंपेयर करना जा रहा है शायद कनेक्शन। हाँ भैया रुका था थोड़ा। अच्छा रुका था, ठीक है भैया। एक इसमें इंटरप्ट करता हूँ कि जैसा आपने जहां से शुरू किया कि विकसित चेतना और जीव चेतना, तो विकसित चेतना में भी मतलब हम जागृति क्रम में भी हम पहुंचना कहाँ चाह रहे, तो मानवीय लक्ष्य पाना चाह रहे, समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। विकसित चेतना में भी हम अग्रसर है। तो समाधान है, समझ लीजिए वो गांव में वर्तमान में विश्वास है, एक समाज, एक ये है, समृद्धि है, और अभयता भी है कि वहां पर वो चोरी चकारी और सब चीजें नहीं है। तो विकसित चेतना में भी तो हम वहीं जाना चाह रहे हैं ना, जहाँ पे वो लोग ऑलरेडी है, वो समाज ऑलरेडी वहां पर है और बिना ज्ञान के है। तो हम ज्ञान पूर्वक जहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, वहां पर वो लोग बिना ज्ञान के ऑलरेडी है। ये मैं बोलना चाह रहा था बेसिकली, भौतिकता के तौर पे नहीं, सभी तौर पे। जैसा व्यवहार है, व्यवहार अभ्यास है, तो हम ये पढ़ के व्यवहार अभ्यास सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब शास्त्र पढ़ के फिर उसको अपने अंदर बिठा के और फिर उसको व्यवहार में हम लाएंगे। तो वो लोग वहां पर ऑलरेडी है। समृद्धि के तौर पे हम ये भाव समृद्धि का लाएंगे शास्त्र अभ्यास करके कि जो मेरे पास है, मेरे पास अभाव नहीं है। तो वो लोग ऑलरेडी वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो सुखी है, मतलब वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम लाइफ। मैं वो मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी अगर कोई कम्युनिटी है और ऐसा अगर कोई गांव है, तो उनको ज्ञान की जरूरत है क्या फिर भी? तो फिर वो कौन से लेवल पे, फिर वो अनुभव किसको बोले? मतलब सह अस्तित्व में अनुभव वो एक ही चीज रहती है, और वो सह अस्तित्व में अनुभव तो वैसे मिस्टीरियस हमारे लिए भी है आज भी। वो तो जो आदमी को अनुभव हुआ है उसी के लिए वो रहस्य सॉल्व हुआ है। अदरवाइज बाकी सभी लोगों को अभयता, मतलब समाधान, समृद्धि और अभयता तक तो तर्क जाता है, कल्पनाशीलता तो बढ़ती है, लेकिन सह अस्तित्व तो वैसे ही सह अस्तित्व में अनुभव मेरे को मिस्टीरियस लगता है। तो मतलब वो लोग, ये मैं बोलना चाह रहा था। ठीक है ना। एंड इनफैक्ट अभी 4 मिनट है हमारे पास, और बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे। ये बढ़िया मुद्दा है और इसको हमको बार बार करना चाहिए। आपका कनेक्शन क्या है? अच्छा इसकी ये आपका क्या कनेक्शन? अच्छा अभी ठीक है साउंड? बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है? अभी ठीक है भैया। मैं ये कह रहा था कि 4 मिनट बचे हैं और मुझे आज किसी को मिलना है 7:32, तो अभी वाइंड अप इन 4 मिनट शार्प। बट आपने जो कहा उसको एक लाइन में मैं एड्रेस कर देता हूँ, फिर बाकी का चर्चा हम कल कंटिन्यू करेंगे। देखिए, विकसित चेतना का मतलब ज्ञान संपन्न होना है ना। ज्ञान के साथ स्पष्टता बनती है, स्पष्टता के साथ
व्यवहार और व्यवस्था की स्वीकृति बनती है तथा उसके बाद आदमी उसमें जीता है। सुख, अभय, तृप्ति, ये सब मनुष्य को पहले से भी अनुभव होता आया है, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो। जैसे अभी आप पहाड़ के बारे में बात करते हैं, तो 500 साल पहले पुणे में जो गांव था, 500 साल पहले पुणे शहर था ही नहीं, तो यहाँ भी आदमी सुखी ही था इन मुद्दों पर, हो सकता नहीं भी हो। तो जो व्यवस्थागत चीजें हैं, वही मैं कह रहा हूं कि ये सब जीव चेतना के अंतर्गत ही भास आभास के स्तर पर या होने के रूप में उत्पादन सुलभता, विनिमय सुलभता, अभयता। अभय होगा कैसे? उत्पादन विनिमय सुलभता होना चाहिए, है ना, न्याय सुलभता होना चाहिए, तभी अभय है। अभय केवल न्याय सुलभता नहीं, उत्पादन विनिमय और न्याय सुलभता, ठीक। और प्रकृति के साथ यदि कोई वैसे कंज्यूम कर ही नहीं रहा है, तो प्रकृति के साथ क्रिया के रूप में सहस्तित्व, सहस्तित्व का ज्ञान नहीं है उसमें। तो जितने पक्ष में मनुष्य का जीवन भास पूर्वक, अनुकरण पूर्वक इन नियमों के अनुरूप रहेगा, उतने अनुपात में उसको उतने का सुख या शांति या आंशिकता में संतोष का अनुभव रहेगा ही। ज्ञान, विकसित चेतना का मतलब ज्ञान संपन्न होना तथा इस सुख, यदि हम उनके साथ जिएंगे तो पता चलेगा नहीं आंतरिक भी प्रॉब्लम है। हम घूम के 2-4 दिन वहां रह ले तो एक अलग बात है, कहीं भी जाकर एक आदमी से बात कीजिए तो उसकी कुछ अतृप्ति रहती है, कुछ उसका व्यवहार का कोई दिक्कत रहता है, ये रहता है, वो रहता है, वहां के फिर कष्ट बोलेगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा। तो ये तृप्तियों का पूरा होना, तो विकसित चेतना का मतलब 2 मुद्दा है। एक तो ज्ञान संपन्न होना, है ना। अब हम ये, यदि हम ये पूछेंगे कि क्या सभी मानव को ज्ञान संपन्न होना आवश्यक है? हाँ, दर्शन बोलता है कि है। उसको वो महसूस होता है कि नहीं, एक अलग मुद्दा है, वो उसके जागृति के क्रम के अनुसार। इसीलिए मैंने जागृति के क्रम की बात को रखी, है ना। वृत्ति शुभ, चित्त शुभ, जो भी मैंने रखा, उसका कारण यही था कि एक सीमा के बाद, फिर एक समय के बाद समझने की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है भैया। तो विकसित चेतना का मतलब ज्ञान संपन्न, ज्ञान की आवश्यकता तथा तृप्ति का सर्वतोमुखी विधि से होना। सर्वतोमुखी तृप्ति होती नहीं, ठीक है। तो इसको आज यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा 7:30 का हार्ड स्टॉप है। ठीक है भैया, हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया। तो कल इसको और इस मुद्दे पर और बात करनी है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर जितना समय देना है हम दे सकते हैं। और कल हम लोग 5:30 बजे फिर मिलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, प्रणाम। नमस्ते, बाय। ओके भैया, थैंक यू। नमस्ते, बाय। नमस्ते।